सर, आप आयरॉनिक शो पे आए, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। एक्सपेक्टेशन का प्रेशर रहता है एक सर्जन के ऊपर। कि पेशेंट हैव अ हुँ, प्रोफाउंड ट्रस्ट इन अ सर्जन। वो अपनी बॉडी सर्जन को दे देता है हुँ, कि आप उसको ठीक करके दे दें हमको। सो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वी आर अल्टीमेटली द वंस हु हुँ। ट्रीट द पेशेंट एंड हीलिंग इज एट अ हायर पावर। एट द एंड ऑफ द डे आप भी इंसान हैं, कहीं न कहीं गलती हो जाती है। क्या ऐसे सर्जिकल एरर्स होते हैं? बहुत कॉमन बीमारी होगी। स्लिप डिस्क के मेन रीज़न्स क्या हैं? तो जिम में ये बात ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। यू शुड बी कंसिस्टेंट विद दोज़ एक्सरसाइजेज़, योर फॉर्म शुड बी करेक्ट एंड यू शुड गो ग्रेजुअल ऑन वेट्स। सर्जन्स जो होते हैं और स्पाइन सर्जन जो होते हैं, कई सारे ऐसे केसेस होते हैं क्योंकि आप लोग दोनों को साथ में मिलके काम करना पड़ता है। वेरी गुड क्वेश्चन हियर। एक बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया आपने। तो क्या वहाँ पे आपने कोई ऐसा बहुत मेजर एक्सीडेंट का केस देखा है, जहाँ पे स्पाइन बहुत बैडली अफ़ेक्ट हुआ है? और ट्रक के अंदर कार चली गई थी। सो व्हेन दे गॉट द बॉडीज, तो उन्होंने पहले बॉडी लाया उनका, जो कि स्पाइन से अलग हुआ था। क्या एज़ स्पाइन सर्जन आप सजेस्ट करते हैं बैक के किसी इश्यू के लिए कायरोप्रैक्टर के पास जाना? सो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है आजकल। इफ यू हैव बैक पेन, नेक पेन और स्पाइन रिलेटेड एनी प्रॉब्लम, प्लीज गो टू अ डॉक्टर हु हैज अ वैलिड डिग्री। जब भी कोई सर्जन हमारे शो पे आते हैं तो काफ़ी डिटेल्ड और इंटेंस डिस्कशन होती है, साथ में एक स्पिरिचुअल कन्वर्सेशन भी रहता है सर्जन्स के साथ। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर साइजोत राउत फ्रॉम वन स्पाइन क्लिनिक मुंबई। इनसे हमने काफ़ी डिटेल में स्पाइन सर्जरी के बारे में, स्पाइन इश्यूज़ के बारे में, सर्वाइकल इश्यूज़, नेक पेन, बैक पेन, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया है। स्लिप डिस्क क्यों होता है? उसके रीज़न्स क्या हैं? कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं? कैसे आपके पोस्चर से आपके बैक पे, आपके नेक पे इफ़ेक्ट पड़ता है? अगर आप जिम जाते हैं, आप बिगिनर हैं, तो क्या-क्या अवॉइड करना चाहिए आपको ताकि आप इंजरी से बच सकें? डॉक्टर राउत ने कुछ एक्सीडेंटल केसेस के बारे में भी ज़िक्र किया है, जहाँ पे हम हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने डिस्क्रिप्शन पे देखें क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। कहीं न कहीं ये एपिसोड मेरे लिए काफ़ी पर्सनल भी है क्योंकि मुझे खुद स्लिप डिस्क का इश्यूज़ रहा है एंड दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट डिस्कशंस फ्रॉम अ मेडिकल सीरीज़। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इस एपिसोड को अपने तक ना रखें, अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से, अपने रिलेटिव से ज़रूर शेयर करें, शायद कहीं न कहीं किसी को कुछ मदद मिले। गिविंग टू यू डॉक्टर साइजोत राउत फ्रॉम वन स्पाइन क्लिनिक मुंबई ऑन द आयरॉनिक शो। डॉक्टर साइजोत राउत सर, थैंक यू सो मच सर, आप आयरॉनिक शो पे आए, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सर सवाल सर आपसे, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ एंड थैंक यू सो मच रौनक जी टू हैव मी ऑन द शो। आई एम हुँ, आल्सो वेरी एक्साइटेड कि आपके थैंक शो यू सो पे मच सर, आके आपसे कुछ बातें करें। थैंक यू सो मच सर। सर नॉर्मली बहुत जेनेरिक भाषा में हम कहते हैं किसी को, अरे इसकी तो रीढ़ की हड्डी ही नहीं है, बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते रहते हैं और आप रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन के सर्जन हैं एंड आपसे पॉडकास्ट से पहले भी मैं बात कर रहा था। ऑन एन एवरेज आप आपकी जो ब्रांड है वन स्पाइन क्यूमुलेटिवली आप लोग 90 से 100 सर्जरीज पर मंथ करते हैं। तो मतलब 90 से 100 सर्जरी एक ऐसा शब्द है ना, या एक ऐसा वर्ड है, हम सुन के थोड़ा घबरा जाते हैं और 90 से 100 सर्जरी करना, तो कैसा रहता है? मतलब हाउ डू यू प्लान योर डे? मतलब आप सर्जरीज इतने सारे आप लोग प्लान कैसे करते हैं? सो बेसिकली घबराने वाली कोई बात नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड स्पाइन एज एन होल एक जो ब्रांच है, हुँ, उसमें काफी हुँ, स्टिग्मा रहता था पहले। ओके, सो द होल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पाइन सर्जरी हैड अ स्टिग्मा फ्यू इयर्स बैक, लाइक 5 to 10 years बैक। अगर आप किसी को भी बोले कि आपकी हुँ, रीढ़ की हड्डी की सर्जरी होने वाली है, तो वो घबरा जाते थे कि या क्या मैं चल नहीं पाऊंगा, क्या मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होगी। और तभी ही सर्जरी करते थे जब भी कोई ग्रॉस एकदम प्रॉब्लम हो गया, मतलब एकदम बेड रिडन हो गया है, ऐसा कुछ। तो हुँ, 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 बट अभी के ज़माने में व्हेन यू सी करंट ट्रेंड, व्हेन वी हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग स्पाइन सर्जरी एंड स्पाइन सर्जरी इज़ डेवलप्ड अ लॉट। बहुत सारी एडवांसमेंट आ गए इसमें। तो इसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि हम सभी सर्जरी पेशेंट्स का सर्जरी नहीं करते। अगर ओके, हमारे पास 100 पेशेंट्स आए हैं, उसमें से 98% पेशेंट विल रिक्वायर ओनली मेडिसिन्स, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड फिजियोथेरेपी। ओनली अच्छा, 2% पीपल विल रिक्वायर सर्जरी। ठीक है? मतलब आप ओके, अगर मेरे पास आते हैं, तो देयर आर 98% चांसेस दैट यू विल ओनली रिक्वायर मेडिसिन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन।
ठीक है? सो दैट इज़ द प्रायोरिटी। मतलब अगर कोई पूछता है कि स्पाइन सर्जन के पास जाना है, इसका ये मतलब नहीं कि उसकी सर्जरी होने वाली है। वी आर द वन्स हू कंसल्ट देम, क्योंकि हुँ, हम अपने एक्सपर्टीज से उनको कंसल्ट करते हैं कि उनको किस फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस की, कौन से टाइप ऑफ फिजियोथेरेपी की, या कौन से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत है। दैट इज व्हाट वी आइडेंटिफाई, या कोई मेडिकेशन लगने वाला है तो उसकी, ये सब आइडेंटिफाई करके उनको हम लोग देते हैं। देन दे गो ऑन एंड गेट बेटर। If in case if a patient is lifestyle is affected, हुँ, एडीएल मतलब एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग अफेक्टेड है, चल नहीं पा रहे, या कोई उसमें बीमारी है स्पाइन में, तो ही उनको सर्जरी लगता है। एंड सर्जरी भी काफी एडवांस्ड है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओके, ओके। सर थोड़ा-सा मैं जानना चाह रहा था एक सर्जन की लाइफ़ मतलब कैसा रहता है? आपका ओवरऑल डे कैसे जाता है जिस दिन सपोज़ आपकी सर्जरी हो तो? एंड हाउ टिपिकली जैसे आप बोल रहे हैं 100 सर्जरी 1 महीने में तो आई एम ऑन एन एवरेज मतलब 3 सर्जरी पर डे के हो गए, करेक्ट। राइट? एंड तो फिर आप आपका पूरा दिन कैसा कटता है? मतलब आप सुबह से लेके व्हाट व्हाट एग्ज़ैक्टली आपका मतलब वो पूरा रूटीन कैसा रहता है? सो दिस वन स्पाइन इज अ टीम ऑफ स्पाइन सर्जन्स, ठीक है? हमारे हुँ, साथ हुँ, में हमारे कलीग स्पाइन सर्जन भी है। वी आर 4 टू 5 स्पाइन सर्जन्स टुगेदर हू आर वर्किंग। तो हमारे काफ़ी सारे ब्रांचेस भी हैं मुंबई में। तो उसमें क्या होता है कि टीम वर्क में ये सब काम ईज़ी होने लगता है। राइट, तो अगर मान एब्सोल्युटली। लो कि आपकी 3 सर्जरीज़ भी है, तो भी हमारे कलीग्स है हू आर आल्सो ट्रेन्ड इन स्पाइन सर्जरी, एंड दे आर आल्सो स्पाइन सर्जन्स। दे हुँ, टेक केयर हुँ, ऑफ मोस्ट ऑफ द पार्ट। उनके सर्जरीज़ अलग होते हैं, मेरे सर्जरीज़ अलग होते हैं। सो हम लोग इसी तरीके से प्लान करते हैं, जिसमें अगर हम लोग भी अगर फिजिबिलिटी है, लोकेशन हुँ, फिजिबिलिटी है, तो हम लोग भी उनको जॉइन करते हैं। हमारा एक फिक्स प्रोटोकॉल है। वी हैव पीपल हू आर विथ अस। वी हैव आवर टीम ऑफ फेलोज। फेलोज मतलब जो हमारे स्पाइन सर्जरी हमारे साथ करते हैं। हुँ, हुँ, वी हैव अ टीम ऑफ टेक्नीशियंस, वी हैव टीम ऑफ असिस्टेंट। सो ये लोगों को मिला के एक जब हम करेंगे काम, तो बहुत सारा ईज़ी हो जाता है, एंड टाइम सेव हो जाता है। सो if you ask me what is the life of a spine surgeon, like you have asked me, या so that is very important that see, सर्जन की एक लाइफ होती है ना, वो काफी डिमांडिंग होती है, बिकॉज उसके रिजल्ट्स है ना, वो काफी अफेक्ट करते हैं फैमिलीज को उनके। राइट, ठीक है ना? एब्सोल्युटली। तो इफ आई टेल यू दैट सुबह उठने के बाद व्हेन वी गो टू द सर्जरीज, वी हैव दैट इन द बैक ऑफ आवर माइंड, दैट वी हैव दैट स्ट्रेस इन दैट माइंड कि दैट पर्टिकुलर टास्क हैज टू बी परफॉर्म्ड इन अ हुँ, पर्टिकुलर मैनर। उनके बाद ही वी हैव टू डिलीवर दैट आउटकम टू पेशेंट रिलेटिव्स एंड पेशेंट बोथ। सो वो स्ट्रेस तो डेफिनेटली सुबह उठते ही बहुत रहता है। एंड ऐसा नहीं है कि हमेशा आप सर्जरी करने के बाद सब कुछ अच्छा होता है। 1 या 2% टाइम द आउटकम्स आर नॉट अलाइन्ड विद द आउटकम्स व्हिच दे वांट, या मे बी उसके जो फाइनल रिजल्ट्स है वो हुँ, हमारे अलाइन नहीं करते। उस सिचुएशन में वो सर्जन ही है जो उसको सारा कुछ हैंडल करना पड़ता है, प्रेशर या सिचुएशन, या मे बी फैमिलीज को समझाना पड़ता है कि ऐसा है, ये ऐसा भी होगा, इनकी लाइफस्टाइल ऐसी होगी आगे जाके, ये चीज वो कर पाएंगे, ये चीज नहीं कर पाएंगे। तो वो भी एक चीज है। थर्डली ही इज द लाइक द सर्जन इज द कैप्टन ऑफ द शिप, बोलते ना हुँ, कि जैसे पायलट ऑफ द पायलट है, तो उनके डिसीजन और उनके स्किल्स पे काफी सारे चीजें डिपेंड करते हैं। सो ही हैज टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट एवरीथिंग। ऑन द अदर हैंड, जब सब सर्जरी हो जाती है, जब पेशेंट चलने लगता है, कोई पेशेंट बेड रिडन है और उसको वो एकदम ठीक होके अपना नॉर्मल एक्टिविटीज पे चले जाता है, एंड ही इज वेरी हैप्पी। सो दैट रिवॉर्डिंग, मतलब जो इनक्रेडिबल रिवॉर्ड जो हमको मिलता है, इट्स वेरी फुलफिलिंग। सो वो जर्नी है, एक इमोशनल रोलर कोस्टर है हमारे लिए, कि स्ट्रेस भी हुँ, है, उनको देख के हमको बहुत ये सेटिस्फैक्शन भी है, स्ट्रेस भी है। सो सर्जन्स लाइफ इज आई थिंक इमोशनल रोलर कोस्टर। ओके। आपने बोला सर स्ट्रेस जब जिस दिन आपकी सर्जरी रहती है काफ़ी स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस मैनेज करने के लिए क्या करते हैं आप? स्ट्रेस एज इन पता नहीं चलता कि स्ट्रेस्ड है, बिकॉज सी हाँ। व्हेन यू स्टार्ट योर करियर, व्हेनेवर जैसे आपने भी फर्स्ट जब पॉडकास्ट किया होगा, तो आपको थोड़ा सा नर्वसनेस होती होगी, बट दैट डज नॉट अफेक्ट योर स्किल्स और योर, इट राइट। डज नॉट अफेक्ट योर पर्सनालिटी। एंड विद टाइम जैसे आप सर्जरीज करते 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 हुँ, करते एक पॉइंट पे पहुंच जाते हो, तो वो प्लेट्यू हो जाता है। मतलब देन यू डोंट फील दैट, मतलब तुम्हारे बैक ऑफ माइंड में नहीं रहता है, बट ऑब्वियसली यू आर वरीड अबाउट इट, हुँ, यू आर हुँ, कंसर्न हुँ, हुँ। अबाउट इट। जैसे मान लो कि मैंने आज एक सर्जरी कर दी और मैं कल कहीं घूमने चला गया, मतलब यूजुअली नहीं जाता बट मैं कहीं चला गया, तो भी ड्यूरिंग द फ्लाइट
ड्यूरिंग माय व्हाटएवर व्हेरेवर आई एम गोइंग, मेरे को बैक ऑफ द माइंड एक रहता है कि हाँ, वो कैसा होगा पेशेंट, वो क्या कर रहा है, हुँ, क्या उन्होंने बराबर पोस्ट ऑप चलाया उनको, सो दैट इज ऑलवेज देयर इन योर माइंड। सो ओके। स्ट्रेस तो नहीं बोल सकते, बट वो स्ट्रेस तो रहता ही है, बट वो विद टाइम वो नलिफाई हो जाता है, वो दिखता नहीं है बाहर। जैसे वीरेंद्र सहवाग जब बैटिंग करते थे, तो वो अपने में ही गाना गुनगुनाते रहते थे पुराने-पुराने किशोर कुमार के। तो क्या आपका कुछ ऐसा नुस्खा है अपने आप को काम डाउन करने का? सो आप अगर देखेंगे बहुत सारे ऑपरेशन थिएटर्स में हम लोगों हाँ, के पास सॉफ्ट म्यूजिक के लिए कुछ ओके। एलेक्सा है, या वी हैव दीज स्पीकर्स, और वी हैव डिफरेंट फॉर्म ऑफ म्यूजिकल, ये कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजता है होता है। तो अभी मैं आपको बता दूं, ये जो स्पाइन के रिसेंट ट्रेंड्स है, इसमें हम लोग पूरा हुँ, बेहोश नहीं करते पेशेंट को। इतनी एडवांस हो गई है कि लोकल एनेस्थीसिया में भी स्पाइन सर्जरी कर सकते हैं। तो हम लोगों को पेशेंट को पहले ही बोलना पड़ता है कि आपको हमने गाना लगाया चलेगा, व्हाट इज योर चॉइस ऑफ म्यूजिक, आपका क्या प्रेफरेंस है। वरना ये सब बताए बगैर हम लोग ने गाना लगा दिया तो पेशेंट भी डर जाएगा कि यहाँ पे तो गाना चल रहा है, क्या पता कोई सर्जरी कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। सो वी टेल देम राइट। दैट हम लोग सॉफ्ट म्यूजिक लगाएंगे, यू टेल अस आपको कोई पसंद है, या हम लोग अपने चॉइस का कोई हुँ, इसमें एकदम म्यूजिकल गाना लगाते हैं। दैट हेल्प्स अ लॉट, दैट हेल्प्स यू कीप काम डाउन, बट दैट इज अगेन बाय चॉइस, वी प्रेफर इट। हुँ, कोई सर्जन नहीं प्रेफर करता, उनको डिस्ट्रैक्शन नहीं पसंद। ओके। सर जैसे मैं अगर अपना पर्सनल एग्ज़ाम्पल दूँ, जो कोई भी मेरी जिस दिन पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग होती है, सो आई प्रेफर मतलब एटलीस्ट 1 घंटे पहले जब रिकॉर्डिंग है, तो आई हुँ, प्रेफर नॉट टू टॉक अ लॉट। मैं अपने आप को मतलब किसी चीज़ में डिस्ट्रैक्ट मतलब वो नहीं इंडल्ज नहीं करना चाहता, सो दैट आई बराबर। हैव अ काम माइंड। और थोड़ा जो भी डिस्कशन है वो एक माइंड में ना विजुअलाइज़ेशन जिसे हम कहते हैं कि रीरन एक माइंड में ही हो जाता है। जैसे बहुत से बड़े-बड़े जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो भी कहते हैं, इंडीड बहुत से सर्जन कहते कहते हैं कि आप जब खेलने जा रहे हो या फिर आप सर्जरी करने जा रहे हो, आप उसका एक पूरा-पूरा ना एक माइंड में एक पूरा उसका विजुअलाइज़ेशन कर लेते हो, कि ऐसे होगा, ये हुआ तो ये करूँगा। तो सो डू यू आल्सो यूज़ विजुअलाइज़ेशन एज़ अ टेक्निक? डेफिनिटली, तो हमारे इसमें तो प्लानिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हुँ, तो प्लानिंग एक ऐसी चीज है कि इफ यू प्लान टू फेल, यू फेल टू प्लान। दैट इज राइट। जो भी सर्जरी हमारी होने वाली होती है, उसके सारा एक मतलब जो इमेजिंग होती है हमारे पास, एक्सरे बोलो, एमआरआई बोलो, सीटी हुँ, स्कैन बोलो, हुँ, या उसके लगने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो उनमें लगने वाले हमारे पास अभी एडवांस इक्विपमेंट्स है, राइट। जैसे माइक्रोस्कोप है, आप समझते हैं ना माइक्रोस्कोप, हाँ, हाँ, हाँ। रोबोट्स है, या सियाम की मशीन्स है। हमको स्पाइन सर्जरी में लगने वाले इम्प्लांट्स, मतलब कुछ-कुछ इम्प्लांट्स हम लगाते हैं या इंस्ट्रूमेंट्स लगाते हैं, वो हम लोगों को बाहर से मँगाना पड़ता है। ऑल दीज़ थिंग्स आर प्री प्लान्ड। सो वो सब की प्लानिंग करना, वो इमेजिंग को बार-बार देखना, हमारा ग्रुप है तो हम उस इमेजेस को बार-बार उसको हुँ, ग्रुप पे डालते हैं। वी टेक आइडियाज़, हम उसको प्लान कर लेते हैं पहले कि हमको ये करना है, ये करना है, ये करना है। सो एवरीथिंग इज़ प्लान्ड प्री-ऑपरेटिवली ओनली। देयर इज़ नथिंग हुँ, दैट वी बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि हम उसमें चले गए और हमको कुछ बहुत ही ऐसा अलग कुछ मिला अंदर। बट व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज़ आजकल एमआरआई इतने एडवांस हो गए कि वी कम टू नो एक्ज़ैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू सी इनसाइड। So planning is the most important part, and that we definitely plan our surgeries। and सुबह उठने के बाद भी वी मतलब जैसे हम लोग जा रहे हैं सर्जरी के लिए, तो भी हमारे मन में चलता रहता है कि हाँ, हम लोग हुँ, ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं। आधा घंटा हमको एक्सपोज़र में लगेगा, हाफ एन आवर हमको उसके अंदर लगेगा, हाफ एन आवर ये लगेगा, सो 1 एंड हाफ आवर में आई एम प्लानिंग टू फिनिश इट ऑफ। सो व्हेन यू डू द सर्जरी, द सर्जरी बिकम्स एकदम सीमलेसली एंड एफर्टलेसली हो जाता है विद द रिफ्लेक्स। एंड इफ इन केस इफ यू आर जब हम टाइम देखते हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि हाँ, मैंने हाफ एन आवर में प्लान किया था, हुँ, ये हाफ एन हुँ। आवर में हो गया है, अब वी लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टेप। सो वी डू प्लान अबाउट एवरीथिंग। अभी रिसेंटली मैंने एक आई सर्जन है उनसे मैंने बात की थी। तो उ उनसे भी मैंने ये सेम चीज़ पूछा था कि जब आप सर्जरी करने जाते हो, सपोज़ आपने कुछ प्लान आप लेके गए, तो वहाँ पे जाके अगर आपको कुछ क्योंकि बॉडी की बात है, अब अंदर कुछ अचानक कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाए, कुछ फ्लक्चुएशंस हो जाए पेशेंट के वाइटल्स में ही, तो बोल रहे थे जब भी हम जाते हैं ना सर्जरी करने, वी हैव प्लान ए ऑब्वियसली, देन प्लान बी एंड प्लान सी। अगर ये गलत हुआ तो हम ये करेंगे, ये गलत हुआ तो उसको बिकॉज़ किसी की आँख की बात है या किसी के बॉडी की बात है, वी कैन नॉट टेक अ चांस। सो वी हैव टू हैव मल्टीपल प्लान्स कि अगर कुछ भी फेल होता वी क्विकली स्विच ओवर टू द अदर प्लान। तो आप लोग भी पूरा ऐसे पूरा प्लानिंग करके चलते हैं एंड हैव मल्टीपल बैकअप ऑप्शंस?
यस, यस, डेफिनिटली। सो दैट इज़ व्हाट आई वाज़ ट्राइंग टू टेल यू दैट जो हम लोग स्क्रू या जो इम्प्लांट्स बोलते हैं हम लोग या क्लिप्स जो बोलते हैं, जो सर्जरी में लगने वाले होते हैं, हुँ, स्पाइन सर्जरी में, वो हम लोगों को बाहर से मंगाने पड़ते हैं। मतलब वो जो अवेलेबल नहीं या होते, वो एक हम लोगों को प्रोक्योर करने पड़ते हैं। दोज़ आर कॉल्ड इम्प्लांट्स एंड दीज़ इम्प्लांट्स हैव टू कम इन हॉस्पिटल अ डे प्रायर, मतलब 1 दिन पहले आने पड़ते हैं। और वो इम्प्लांट आने के बाद डायरेक्टली उसको यूज़ नहीं कर सकते हम। उसको एक ऑटोक्लेव बोल के एक प्रोसीजर है, उसमें हम लोगों को करना पड़ता है। ऑटोक्लेव आपने सुना होगा, मतलब नहीं एक सर, मशीन। थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? ऑटोक्लेव का मतलब ये होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी इम्प्लांट हुँ, जब आता है, उसको पैक करके हम एक मशीन में डालते हैं। वो मशीन में वो हीट होता है। एक टेम्परेचर के ऊपर ओके। पूरा हीट होता है। पूरा हीट होने के बाद उसमें क्या होता है कि अंदर के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़्म और जो भी है, वो हुँ, हुँ, मर हुँ। जाते हैं। उसके बाद ही जब आप ग्लव्स-वव्स पहन लें, पूरा स्क्रब स्क्रब होते हुए तो देखा होगा सर्जन को आपने। हुँ, हुँ, स्क्रब हुँ। होके जब ग्लव्स पहन के जब वो स्टराइल सब गाउन-वाउन पहनने के बाद रेडी हो जाए, तो वो इंस्ट्रूमेंट हम उसमें से निकाल के लेते हैं, ताकि वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बाहर का कुछ भी कंटामिनेशन ना हो। सो ये सब प्रोसीजर वो इम्प्लांट को लगती है। सो वी हैव अ क्लियर आइडिया कि अगर हमको ये इम्प्लांट में ये नहीं हुआ, तो हमको ये यूज़ करना है। तो वो भी इम्प्लांट मँगा के रख के ऑटोक्लेव होके रहते हैं। अगर ये भी यूज़ नहीं हुआ तो वो यूज़ करेंगे। वो भी हम लोग तो ओह! उसको मँगा के रखते हैं। सो वी हैव अ क्लियर रोड मैप कि हम लोगों का कितने इम्प्लांट्स हमको मँगाने हैं। इंस्ट्रूमेंट्स भी, हमारे पास भी जो इंस्ट्रूमेंट खुद के हैं, जो हमारे पास मशीन्स है, मैंने बोला आपको कि लेट्स से कि एक रोबोट है। रोबोट मतलब एक सेमी रोबोट होता है जो नेविगेशन सिस्टम, अगर वो हुँ, नहीं चला, मान लो वो बंद हो गया इसके सर्जरी के दौरान, इट्स अ मशीन। तो उसके लिए क्या बैकअप है, उसके लिए फिर हम लोग और एक ये मंगा के रखते हैं, और एक हमारा और सेट मंगा के रखते हैं। हम खुद रेडी रहते हैं कि अगर कुछ भी नहीं हुआ तो हम खुद इंटरवीन करेंगे। सो प्लानिंग एंड बैकअप एंड ये सब चीजें तो काफी जरूरी है व्हेन यू आर एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन बाहर के जो चीजें हैं, इम्प्लांट्स हुँ। वगैरह। तो हमारे जो स्पाइन सर्जरी है उसमें हम लोग काफ़ी डिपेंडेंट होते हैं, काफ़ी इम्प्लांट्स और इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। सो प्लानिंग इज़ द की फॉर द सर्जरीज़। सर बिफ़ोर मैं आपसे थोड़ा टेक्निकल सवाल पूछूँ, मेरे कुछ मतलब जो नॉर्मल लोगों के सवाल होते हैं ना, जो हम भी फेस करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ़ में, जब हमारा कोई अगर अपना एडमिट हो जिसकी सर्जरी होने वाली है, तो ऑब्वियसली अब डॉक्टर्स हमारे लिए तो भगवान है ही हैं। बट जब सर्जरी होने वाली थी, हम सर्जन के पीछे पड़े रहते हैं कि सर क्या होगा, कैसे होगा? क्योंकि हमें आप लोगों से बहुत आस होती है कि मेरा पेशेंट अगर आपके पास है या फिर मैं एडमिट हूँ, तो आपके हाथ में वो एक हम अपनी परिवार की अपनी लाइफ़ दे रहे हैं एंड वी हैव अ फर्म बिलीव कि हम अच्छे होके ही निकलेंगे वहाँ से। तो जब ये एक्सपेक्टेशन का प्रेशर रहता है एक सर्जन के ऊपर, तो क्या कभी वो प्रेशर आपको लगता है कि यार ये प्रेशर आ रहा है मेरे ऊपर रादर देन कि मैं अपना काम करूँ, ये प्रेशर हैंडल करना पड़ रहा है या फिर पर जो परिवार जो थोड़ा-सा उस टाइम डिस्टर्ब्ड है, आप उनको कैसे हैंडल करते हैं? तो बेसिकली यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सबके लिए कि हुँ, व्हेनेवर यू गो टू अ डॉक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब इट्स जस्ट अ जनरल थिंग व्हेनेवर यू गो टू अ डॉक्टर और अ सर्जन और अ फिजिशियन जो भी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू एन्क्वायर, मतलब आप तो पता करिए कि वो कैसा हुँ, है, क्या है, उनके बैकग्राउंड चेक, उनकी क्या डिग्री है, सबसे इम्पोर्टेंट। वो कहाँ से पढ़े, वो क्या करते हैं, उनका कितना साल का एक्सपीरियंस है हुँ, और उन्होंने ऐसे कितने सर्जरीज़ किए। मान लो कि उनके ऑपरेट किए हुए पेशेंट से जाके मिलो भी उन आप लोग। सो इससे क्या होगा, एक पेशेंट को डॉक्टर के ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, ठीक है? एंड मेरे को ऐसा लगता है वन्स यू कमिट टू अ डॉक्टर कि आपने अगर कमिट कर दिया कि हाँ, अब स्पाइन सर्जरी आपसे करानी है, तो यू शुड हैव फुल फेथ इन हुँ, हिम एज़ अ डॉक्टर। वन्स यू हैव फुल फेथ मीन्स देखो, कोई भी डॉक्टर कोई भी पेशेंट का बुरा करना तो चाहेगा नहीं। एकदम वो एक बात वेरी क्लियर है। ऑब्वियसली। तो पेशेंट को भी इतना ट्रस्ट होना चाहिए। क्वेश्चंस, हेजिटेशंस, एंग्जायटी ऑल आर वेलकम, बट वो एक सर्जरी के पहले होनी चाहिए। जब हम क्लिनिक में मिलते हैं, जब हम पेशेंट के रिलेटिव से बात करते हैं हमारे कंसल्टेशन में, तभी सारी चीज़ें उनसे पूरी डिटेल में कर लेनी चाहिए, सो दैट ड्यूरिंग द सर्जरी और एट द टाइम ऑफ सर्जरी और सर्जरी के बाद आपको ऐसा ना लगे कि अरे ये तो ये हो गया, मैंने तो पूछा ही नहीं था, अब मुझे पता ही नहीं चला ऐसा होने वाला था, ये हुँ, होने वाला हुँ, था। Then that brings, difference in patients and surgeons. So whenever patients come एब्सोल्युटली। to us, जब हम उनको सर्जरी एडवाइस करते हैं, काउंसल करते हैं, हम अपने पेशेंट्स के नंबर भी उनको देते हैं। वी हैव अ सपोर्ट ग्रुप आल्सो कि हम आप उसमें जाइए, पूछिए कि कैसे पेशेंट को एक्सपीरियंस हुआ था। ऐसा मैजिक नहीं है कि आज कुछ कर दिया, कुछ हो गया। आपका जो सर्जरी है उसमें इतना टाइम आपको रिकवरी के लिए लगने वाला है। यू शुड नो व्हाट यू वांट।
आपको घर पे ये सब फैसिलिटीज रेडी करनी पड़ेंगी, तो ही आप ये सर्जरी कर सकते हैं। ये सब करने से क्या होता है, पेशेंट को और आप में कॉन्फिडेंस आता है। एंड व्हाट आई बिलीव इज, उतना करने के बाद देन यू शुड ट्रस्ट योर सर्जन। बहुत से रिलेटिव्स होते हैं, वो काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं, बिकॉज बाहर के लोग भी उनको कुछ कुछ बोलते रहते हैं। या एडवाइजेज ये जो इंडिया में बहुत देने वाले हैं ना, काफी लोग ऑलरेडी रहते हैं, तो उसमें भी वो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं एंड दे घबरा जाते हैं। सो आई थिंक यू शुड नॉट डू दैट। वंस यू हैव आस्क्ड द योर सर्जन ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेरीज, एंड यू हैव कंफर्म दैट यू आर गोइंग टू डू सर्जरी विद हिम, जस्ट हैव ट्रस्ट इन हिम, and I think then everything will go well. That's what I tell all my patients, and that's how I deal with these patients. ओके। हर हॉस्पिटल के बाहर, नर्सिंग होम के बाहर, क्लिनिक के बाहर किसी न किसी भगवान की मूर्ति होती है। इट्स टू गिव होप एंड बिलीफ इन द पेशेंट एंड मोर इन देयर फैमिलीज कि सब कुछ ठीक होगा, भगवान है, सब कुछ करेगा। एज अ सर्जन, एज अ डॉक्टर, क्या आप लोग भी मतलब थोड़ा भगवान को याद करते हैं, थोड़ा स्पिरिचुअल उसमें, जब किसी भी सर्जरी या किसी भी ऐसे जाते हैं, तो डू यू हैव दैट बिलीफ इन गॉड, क्या आप भगवान को याद करके जाते हैं? Definitely. So I think spirituality is a plays a biggest role in life of a surgeon. So spirituality कैसा है कि in a patient trust have a हुँ, profound trust in a surgeon. मतलब उसको काफी ट्रस्ट होता है। मतलब इमेजिन करो कि वो अपनी बॉडी सर्जन को दे देता है हाँ, कि आप उसको ठीक करके दे दे हमको। सो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसको एक एम्पैथी या डीप सेंस ऑफ कनेक्शन के थ्रू आपको सॉल्व करना पड़ता है ना। For this you require some spirituality in you, you require या that spiritual element, and spiritual element इसलिए भी important है because आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज आप नहीं कर सकते। सो एज अ सर्जन वी शुड नो दैट कि हम कुछ चीजें ठीक नहीं कर सकते। मान लो कोई पेशेंट आ गया जिसको मैं देख रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं उसको ठीक कर सकता हूँ, बट इफ आई टेक डिफरेंट ओपिनियंस और मल्टीडिसिप्लिनरी हुँ, अप्रोच से लगा कि नहीं ये हमारे ये सर्जरी से नहीं ठीक होने वाला, देन वी जस्ट टेक अ बैक सीट। समझ रहे हो ना? हुँ, कि ऐसा नहीं है कि सब चीजें मैं अपने सर्जरी से सॉल्व कर सकता हूँ या सब चीजें मैं अपने स्किल्स से सॉल्व कर सकता हूँ। सो ये जो चीज है ना, टू गेट बैक, टेक अ बैक सीट, or to realize that not all conditions can be cured by me, that is very important. So that is where spirituality comes into play. That is the realization which we should have, that हाँ ये पेशेंट है, इनको मेरे को ठीक करने के लिए जो भी हो सकता है वो मेरे कैपेसिटी में कर सकता हूँ, बट बाकी एवरीथिंग इज नॉट इन माय हैंड्स। सो वी आर अल्टीमेटली द ones who या treat the patient, and healing is at a higher power, that is, that higher power is that one which heals. एंड ऑब्वियसली व्हेन अ सर्जन पुट्स अ स्कैल्पेल ऑन अ पेशेंट, मतलब वो एक इंसिजन या मे बी कुछ हुँ, सर्जरी उस पे करने वाला है, तो वो एक पेशेंट पे हार्म करने वाला है। अंडरस्टूड? मतलब वो एक हार्म हो राइट, जाएगा बॉडी पे। सो दैट हार्म शुड ओवरवेट द बेनिफिट दैट द पेशेंट इज गोइंग टू गेट। अंडरस्टूड? सो वो जो बेनिफिट उनको मिलने वाला है वो इतना ज्यादा होना चाहिए कि वो हार्म बहुत छोटा लगने लगे। सो वो राइट। आपको असेस करके ही फिर आगे बढ़ना है। फॉर दैट आई थिंक दैट रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी सर्जन के लाइफ में अगर आप ओवर अ स्पैन ऑफ योर करियर आप मल्टीपल सर्जरीज कर रहे हो, राइट? कहीं न कहीं मतलब एट द एंड ऑफ द डे आप भी इंसान हैं, कहीं न कहीं गलती हो जाती है। क्या ऐसे सर्जिकल एरर्स होते हैं? तो फिर उनको आप ठीक कैसे करते हो? व्हाट इज़ द देन प्रोसीजर? कभी-कभी अगर सर्जिकल एरर हो गए तो? तो बेसिकली देखिए, मैं आपको वही कह रहा था कि सर्जिकल एरर्स होना, बिकॉज़ इट्स अ ह्यूमन, सर्जन इज़ आल्सो हुँ, ह्यूमन, हुँ, तो एरर्स हो सकते हैं उनके पास से। बट वो एरर्स को नेग्लिजिबल या बहुत मिनिमाइज़ करना, वो आपका हुँ, काम। विथ योर ओके, एक्सपर्टीज, विथ योर एक्सपीरियंस, वो सर्जिकल एरर्स इतने कम कर दो कि वो कुछ ज्यादा अफेक्ट या पेशेंट को ना करे। सो दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, दैट टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई वी फॉर्म द टीम, ये हमने वन स्पाइन क्यों बनाया? क्योंकि हुँ, ये जो टीम बनाने के बाद हमने क्या किया, हमने ये सब एरर्स को एकदम नेग्लिजिबल कर दिया। क्यों? क्योंकि वी हैव केप्ट अ प्रोटोकॉल इन प्लेस, कि कुछ प्रोटोकॉल के हिसाब से हम चलते हैं। उसके साथ हमारे प्रैक्टिस में विजिलेंस है, एंड हम लोग एक कल्चर लेके चलते हैं। वी हैव फोस्टर अ कल्चर, यू अंडरस्टूड? सो दिस कल्चर, दिस विजिलेंस
एंड दिस प्रोटोकॉल्स, इससे हमारा एरर्स ना ही सर्जरी में, ओपीडी में भी, हमारे इसमें भी काफी कम हो जाता है। और एरर्स सर्जन से, सिर्फ सर्जन से नहीं, आपके रिसेप्शनिस्ट से भी हो सकता है, आपके टेक्नीशियन से भी हो सकता है, आपके स्टाफ से भी हो सकता है, आपके नर्सिंग स्टाफ से भी हो सकता है। सो उनके लिए भी हम लोगों को इतने प्रोटोकॉल्स बना के रखेंगे, हम लोग बना के रखते हैं, so that they have to follow that particular protocol. Once you follow protocols, I think the surgical errors are negligible. एंड वंस जैसे ही हम लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस में बढ़ते जाते हैं, तो फिर वो हम्म, एक रिफ्लेक्स बन जाता है, सब चीजें एक रिफ्लेक्स होने लगती है, एंड देन वी एंटिसिपेट कि क्या सर्जिकल एरर होने वाला है। एंड एक इकोसिस्टम एंड एक ट्रेन टीम अगर आपके पास है, जो आपके असिस्टेंट आपका एकदम ट्रेंड है, जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग एक स्पाइन सर्जन का ग्रुप है, जो हम लोग एक साथ काम करते हैं, कहीं सर्जरी हुई तो हम लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं, हम्म, सर्जरीज में कोई मेजर सर्जरी हुई तो हमारे टीम के 3 या 4 स्पाइन सर्जन साथ में रहते हैं। सो टीम वर्क में ट्रेन्ड असिस्टेंट और ट्रेन्ड लोगों के साथ रह के यू फॉर्म अ गुड टीम, एंड एरर्स आर वेरी लेस, और मे बी कभी एरर होते नहीं है, और हम्म, हुए भी एरर्स तो दे आर नॉट दैट बिग इनफ विच विल इम्पैक्ट पेशेंट्स लाइफ और एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। और कभी हमारे साथ कभी पहले कुछ एरर हुआ हो, या मे बी कुछ चीजें प्लान के हिसाब से नहीं गई हो, तो वो हम लोग पहले ही पेशेंट को काउंसिल कर देते हैं। लेट्स से कि ठीक है। आपका कुछ चीज होने वाला है आपको, तो हम उनको, पेशेंट्स के रिलेटिव को और पेशेंट को बोल के रखते हैं कि आपके साथ ये हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी या हो सकता है। 99% everything will go well and you will be this. 1% chance you will be this, and this percent chances you will be this. So that is explained priorly to a patient. So there are different types of surgeries. So हम सब चीजों का, सब प्रोज कॉन्स, जो भी कॉम्प्लिकेशंस, उसका प्रोग्नोसिस सब पहले या एक पेशेंट को करके रखते हैं। आप इससे पहले एक बॉम्बे के काफ़ी रिनाउंड हॉस्पिटल में आप काम कर रहे थे। देन ये फिर अचानक से जो आपने वन स्पाइन की थोड़ी-सी हम बात कर रहे हैं, तो वन स्पाइन जो आपने ब्रांड बनाया, तो आपको मतलब क्या प्रॉम्प्ट हुआ कि आप लोगों ने मिलके वन स्पाइन ब्रांड शुरू किया रादर देन जैसे आप पहले काम कर रहे थे? सो हमारा काम साथ में करने का मकसद अभी इट्स नॉट फॉर दिस, लेट्स से आज के लिए या कल के लिए नहीं है। हुँ, हुँ, इट इज फॉर कमिंग डिकेड, मतलब आज से 10 साल बाद आने वाले जो चीजें हैं, आज से 10 साल पहले जो स्पाइन था, अभी स्पाइन था, हुँ, और आगे 10 साल जो स्पाइन है, वो बहुत बदलने वाला है। सो वी आर कमिटेड टू द नेक्स्ट डिकेड। ओके, सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज ओके, रिवोल्यूशनाइज द अप्रोच टुवर्ड्स स्पाइन हेल्थ। जो स्पाइन के प्रति जो हमारा अप्रोच है, वो हम उसको हुँ, हुँ, बेहतर कैसे कर सकते हैं, और एक स्टैंडर्ड एंड डिलीवर एक्सेप्शनल केयर, मतलब एक पेशेंट को बेस्ट केयर कैसे दे सकते हैं, उसके टुवर्ड्स काम कर सकते हैं, और वो काम आप अकेले इंसान नहीं कर सकते। यू नीड अ टीम, you need group of people with you, you need to come together to change lives, to have this राइट, exceptional care in spine services, and to have a vision. So like I think Ratan Tata is also, I've heard that he said that you should be, if you want to go long, you should go together. So हम लोग ने ये एब्सोल्युटली। करने के बाद हमने काफी सारी चीजें में एडवांसमेंट लाई है, जो पहले स्पाइन में नहीं थी। हमने एक टेस्ट बनाया हुआ है, जिससे हम लोग फाइंड आउट करते हैं व्हाट कैटेगरी पेशेंट लाइज टू, अवेयरनेस करते हैं। पेशेंट बहुत डर जाता है कि स्पाइन में, बैक में पेन है, क्या करें क्या करें। हम लोग काफी सारा अवेयरनेस कर रहे हैं, हमारे साथ टीम ऑफ फिजियोज है, जो कि उनको बेटर करती है विदाउट सर्जिकल। हम लोग भी पेशेंट, मोस्ट ऑफ द पेशेंट गेट्स बेटर ओनली बाय काउंसलिंग। अब मानोगे नहीं, हमारे पास इतने सारे लीड्स आते हैं, हम सिर्फ फोन पे उनसे बात करते हैं कि आप घबराइए नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हुँ, आपको ये सब चीजें सिर्फ बैठ के हुई है बहुत ज्यादा देर तक, आप थोड़ा एक्सरसाइज करो, थोड़ा स्ट्रेचिंग करो, वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। व्हेन ही लिसन्स टू दिस, एक सर्जन से वो ये सब सुनते हैं, तो वो काफी बेटर फील करने लगते हैं ऑटोमेटिकली। सो दिस एब्सोल्युटली। चेंज, दिस दैट वी आर ट्राइंग टू गेट एंड बिल्ड व्हेनेवर यू गो टू अ मार्केट। अभी आज आप अगर स्पाइन का सर्च भी करोगे, तो आपके काफी सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल मिलेंगे। कोई नॉन साइंटिफिक मिलेगा, कोई कुछ हुँ, मिलेगा, कोई हुँ, क्वाक मिलेगा, आप देखते होंगे बाबा ये वो, काइरोस, बहुत सारे ट्रीटमेंट वाइडली अवेलेबल है। आप कंफ्यूज खुद ही हो जाओगे कि आप, मेरे को पता ही नहीं मेरे को क्या करना चाहिए, कौन सा बेस्ट है, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ। दिस इज वेयर वी कम इन पिक्चर। हम लोग क्या करते हैं, वी assess the patient,
वी सी 98% ऑफ द टाइम्स दे डोंट रिक्वायर सर्जरी। हम लोग उनको बोलते हैं आपको क्या एग्जैक्टली लगेगा। बहुत सारे लोगों को डाइटरी चेंजेस भी लगते हैं, ओबेसिटी या ये है उसके वजह से बैक पेन है। बहुत सारे लोगों को लाइफस्टाइल चेंजेस लगते हैं कि आप बहुत देर तक आपका काम है बैठ के, आप किसी हम्म। लोग स्ट्रेचिंग ही नहीं करते, बहुत स्टिफ है, हम उनको बोलते हैं स्ट्रेचिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में उनको हम लोग हमारे प्रोटोकॉल्स के हिसाब से बताते हैं कि आप ये करिए, आप ठीक हो जाएंगे। हमारी फिजियोस उनको असेस करके उनको अच्छा प्रोटोकॉल बना के देती है एंड दे गेट बेटर। सो दिस इज व्हाई this is all these things cannot be done by a single person, or they can be done only या at a level। एक लेवल तक ही हम ये कर सकते हैं। इन अ टीम व्हेन वी गेट टुगेदर आई थिंक वी कैन अचीव मोर। अब सर थोड़ा टेक्निकल बातों पे आते हैं, थोड़ा समझते हैं स्पाइन के बारे में। तो अगर हम स्पाइन की बात करें तो सिर्फ बैक की बात नहीं है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर बैक ऑफ द नेक, बैक ऑफ द हेड एंड टिल योर टेल बोन। करेक्ट। तो जब आप किसी पेशेंट को ऑपरेट कर रहे होते हैं, व्हेन आप जब इंसिजन करते हैं तो आपको क्या दिखता है ओवरऑल स्ट्रक्चर? और थोड़ा हमें स्पाइन के स्ट्रक्चर के बारे में भी समझाइए। सो इन अ लेमैन टर्म, मैं आपको हुँ। अभी मैं अपने क्लिनिक में बैठा हूँ थैंकफुली, सो आई कैन शो यू मैं आपको एक मॉडल भी दिखा सकता हूँ जो आपके पेशेंट हाँ। को दिखाता हूँ। सो दिस इज हाउ योर नॉर्मल स्पाइन लुक्स लाइक। एक स्पाइन का एक हिस्सा है, मतलब एक हुँ। जैसे ये जो आपको बोन दिख रहे हैं ऊपर, ये दीज आर द राइट, वर्टिब्रेस, मतलब ये हड्डी है आपकी, राइट। दीज आर द वर्टिब्रेस, दीज टू आर द वर्टिब्रेस। इसके अंदर जो हुँ। आपको रेड कलर का कुशन दिख रहा है, दैट इज द डिस्क। डिस्क मतलब कुशन डिस्क। लाइक सब्सटेंस। कुशन जो माने हम स्लिप जहाँ, डिस्क के बारे में बात करते हैं, ये थोड़ा-सा L1, L2 में कहीं हाँ, आगे-पीछे हो जाता है, वो दर्ज होते हैं। वो भी ओके। बताता हूँ। तो स्लिप डिस्क मतलब क्या है कि ये जो डिस्क है आपकी, वो वेयर एंड टेयर हो हुँ। जाती है। वेयर एंड टेयर मतलब आप जिस गद्दे पे सोते हैं मैट्रेस पे, वो आप बार-बार, हुँ। बार-बार सो के उसमें क्या हो जाएगा, उसमें वो एक खराब होने लगेंगी। फिर उसमें राइट। से किसी दिन एक दिन फोम बाहर आएगा। सेम थिंग हैपेंस कि हाँ, ये जो आपका हाँ। गादी है, ये वेयर एंड टेयर होने के बाद इसके अंदर का जो सब्सटेंस है वो बाहर आने लगेगा। वो बाहर आने के बाद आपको ये नस दिख रही है, ये पीली कलर की, हुँ। इधर या वो टच करने लगती है या उसको कंप्रेस करने ओके। लगती है, ये पीली कलर की नस को। यहाँ पे ऊपर भी दिखेगी आपको। तो ये नस को हुँ। दबाने के वजह से ये नस कहाँ जाती है, तो पूरे पैर में जाती है। सो द मोमेंट ये नस आपकी ओके, दब जाए, तो पूरे पैर में दर्द आने लगता है। आपको एकदम करंट लाइक सेंसेशन, टिंगलिंग नमनेस और सीवियर पेन, इनेबिलिटी टू वॉक, ये सब सिम्पटम्स आने लगते हैं। तो इसको जो डिस्क जो बाहर आती है, उसको स्लिप डिस्क बोलते हैं, और जो पेन जो ये नस के थ्रू जाता है पैर में, उसको शाइड। ओके, ओके। सर प्लीज़ कंटिन्यू, आप थोड़ा स्पाइन के स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे थे। ओके, सो स्ट्रक्चर में कि ये बोन है, उसके हुँ। बोन, 2 बोन्स के बीच में एक ये कुशन लाइक सब्सटेंस है, वो डिस्क है। हुँ। व्हेनेवर देयर इज लोडिंग, ये डिस्क कंप्रेस होता है। पीछे स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड मतलब ये जो बड़ा-सा नस दिख रहा है, ये वाला, वो स्पाइनल हाँ। कॉर्ड है, मतलब बड़ा जो नस होता है, और उससे निकलने वाले ये छोटे नस होते हैं। ठीक है? हुँ। तो ये छोटे वाले नस कभी दब जाते हैं तो पेन होता है। बड़ा वाला नस दब जाता है तो थोड़े बड़े प्रॉब्लम आते हैं। सो हम लोग को हुँ। कभी-कभी पेशेंट पूछते हैं ना कि अरे आप तो स्पाइन का सर्जरी कर रहे हैं, मैं कुछ पैरालिसिस हो जाएगा मेरे को। तो हम लोग पैरालिसिस क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग ये बड़े नस के को डील नहीं करते, हम ये छोटे नस से डील करते हैं। इसीलिए उस हुँ। इससे पैरालिसिस होने का चांसेस नहीं होता। ठीक है? ओके। सो ये हो गया पार्ट्स ऑफ स्पाइन। सो ये बोन है, ये डिस्क है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये कैनाल में जाता है, मतलब। तो स्पाइन का क्या रोल है, या स्पाइन का एक एकदम हुँ। लेमन भाषा में बोलूँ तो, स्पाइन के वजह से आप खड़े रह सकते हैं, चल सकते हैं। वो वाइटल जो आपके स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड, उसको भी उसके अंदर से लेके जाता है। स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम है? तो एक रोड है, एक हाईवे है, जो ब्रेन से सिग्नल बाहर की तरफ ले जाता है। आपके राइट। हाथ-पैर, आपके जो फिंगर्स है, जो भी जितने भी पार्ट्स ऑफ बॉडी है, उनको जो मैसेजेस है, वो एक रोड से जाता है, वो एक स्पाइनल कॉर्ड है। मतलब ब्रेन से आपके मैसेजेस वो कैरी करता है और आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी में लेके जाता है। दूसरा मतलब जो अपना कोर है, जो अपना बैक है, आपका जो पोस्चर है, आपका जो, दिस इज़ थोड़ा नॉन साइंटिफिक बात मैं बोल रहा हूँ, जो कि पोस्चर है, हुँ। आप जो जैसे खड़े रहते हैं, आपका जो स्टाइल है बात करने का, वो सब कुछ स्पाइन से ही आता है, क्योंकि स्पाइन के आस-पास ही ये सब मसल्स होते हैं। सो इफ योर कोर इज़ स्ट्रांग, योर स्पाइन इज़ स्ट्रांग, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगने लगोगे, आपका पोस्चर अच्छा होगा, आपका बॉडी लैंग्वेज काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके। सर हम जब स्लिप डिस्क की भी बात कर रहे हैं तो उसमें कई बार हम बोलते हैं ना L1 में है, L2 में है। तो हुँ। व्हाट इज़ L1, L2 ये क्या होता है और मतलब कहाँ से कहाँ तक? उसके लिए भी आपके लिए मेरे पास एक मॉडल है। सो दिस इज़ द स्पाइन मॉडल। ओके, सो ओके। ये स्पाइन का एक पूरा मॉडल है।
सो हाँ हाँ एज यू हाँ सेड कि एज यू सेड दैट ये कहाँ से शुरू होता है, ये स्कल है, स्कल के बेस हाँ से जी। शुरू होता है वर्टिब्रेस, राइट। और इट गोज ऑल द वे टू द टेल बोन, ठीक है। सो ये हम्म। इतने सारे बोन्स है, देख रहे हैं आप, इतने सारे बोन्स है, तो हाँ इनको तो जी, हाँ नाम जी। तो देना पड़ेगा ना, इसलिए फिर यस। वो नाम दिए हुए हैं। तो सर्वाइकल मतलब गर्दन के जो बोन्स है वो अलग दिखते हैं, हम्म तो उनको सेवन सर्वाइकल बोन नाम दिए। देन थोरैसिक हम्म आते हैं, थोरैसिक मतलब आपके पीठ के, जो पीठ के उनको थोरैसिक नाम दिया हम्म। हुआ है, और जो निचले हिस्से के वो लंबार है, और एकदम नीचे वो कॉसिक्स है। सो सर्वाइकल सी बोलते हैं, C1 2 3 4 5 6 7, थोरैसिक टी बोलते हैं, T1 T2 T3, और लंबार ओके। जो होते हैं वो L1 L2 L3 L4 L1 L5। L2। तो इजी ओके। होता है नेमिंग के लिए। सो ये सबसे ऊपर राइट। वाला L1 होता है, L2 L3 L4 L5, और नीचे सेक्रम कॉसिक्स, ठीक है। So that is ओके। why it for the convenience they are named as L1 2 या 3 4 5, so that we don't get confused. ओके। अब सर थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि जब हम स्पाइन सर्जरी की बात करें, जैसे हमने बोला वो वहाँ पे नेक भी कवर होता है। तो नेक से लेके टिल टेल बोन किस-किस तरह के इश्यूज़ होते हैं? एक तो आपने हमें एक्सप्लेन किया स्लिप डिस्क, आपने फिर बताया थोरैसिक सर्वाइकल का बताया। तो टोटल थोड़ा बताएँगे सर, ऊपर से लेके नीचे तक क्या-क्या इश्यूज़ होते हैं स्पाइन में? सो ये कंडीशंस हम लोग है ना, लेट्स से कि एक डिवाइड करते हैं। एक तो हुँ। डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं। डीजनरेटिव का क्या मतलब होता है कि उम्र के हिसाब से होने वाले प्रॉब्लम। अभी जैसे मैंने ओके। बताया स्पाइन का रोल इतना सारा इंपॉर्टेंट रोल्स है, तो हुँ। डीजनरेशन तो होना जरूरी। जो भी चीजें आप बहुत एक्सेस में यूज करो उसका डीजनरेशन तो होता ही है, राइट, जैसे राइट। घुटने आपके घिस जाते हैं, वैसे ये जो डिस्क है, ये जो स्पाइन के अंदर, वो वेर एंड टेयर होने लगते हैं। हुँ, सो विद एज वेर एंड टेयर होने लगता है। सो वेर एंड टेयर होने के बाद वो डिस्क हाइट कम होना, और पीछे नस दबना। सो डीजनरेटिव चेंजेस आर वेरी कॉमन, मतलब उम्र के हिसाब से होने वाले चेंजेस। सो सर्वाइकल से लेके नीचे लंबार तक, पर लंबार में ज्यादा होता है क्योंकि लंबार मोबाइल है। आपकी हुँ, पीठ जो निचले हिस्सा है वो काफी मोबाइल है, बहुत फ्लेक्सिबल है। सो वहां पे ज्यादा डीजनरेटिव प्रॉब्लम होते हैं। सो डीजनरेटिव चेंजेस आर मोस्ट कॉमन इन लंबार स्पाइन। सो उससे क्या होता है कि नस दब जाती है। आपने हुँ, देखा हुँ। होगा उम्र के हिसाब से पेशेंट चल नहीं पाते, पैर में भारीपन, सूनापन, झंझनाहट, दर्द, टेढ़ा होना, ये सब डीजनरेटिव पार्ट हो गया, ठीक है। सेकंड आता है ट्रॉमेटिक, मतलब कहीं गिर गए, कोई चोट लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उससे क्या हो सकता है, या स्लिप डिस्क भी हो सकता है। आप कहीं गिर गए, बाथरूम में गिर गए, आपको एक्सीडेंट हो गया, तो जो डिस्क है वो धीरे-धीरे या पूरा बाहर आ जाता है और नस को दबाता है। दैट इज़ वन कंडीशन। सेकंड इज़ कहीं फ्रैक्चर हो जाता है। वेरी कॉमन जो इंजरीज़ है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में सर्वाइकल में इंजरी हो जाती है, थोरैसिक में इंजरी हो जाती है, लंबार में इंजरीज़ हो जाती है, हड्डी टूट जाती है, हड्डी टूटने से पीछे हुँ, नस हुँ। दबती है, पैरालिसिस होना। ये सेकंड कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स है स्पाइन में। थर्ड कैटेगरीज है मतलब कोई इन्फेक्शन हो जाना, मतलब किसी प्रकार का इन्फेक्शन स्पाइन में घुस जाना। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इन्फेक्शन इन स्पाइन इज ट्यूबरक्लोसिस। मतलब इंडिया ओके। में कहते हैं ना कि ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन हाँ, है हाँ, हाँ। इंडिया, मतलब अभी काफी ज्यादा रेट है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। सो वो एक ट्यूबरक्लोसिस का सबसे कॉमन साइट इज स्पाइन। सो वो हुँ, स्पाइन में इन्फेक्शन हो जाना, तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं इन्फेक्शन है स्पाइन की वजह से। फिर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा है, वो टीबी है, कोई और टाइप का इन्फेक्शन, और लास्ट मतलब कोई उसमें ट्यूमर हो जाना, मतलब कैंसर हो जाना स्पाइन का। तो वो कोई भी टाइप का कैंसर हो सकता है, कोई नस का कैंसर हो सकता है, कोई स्पाइनल कॉर्ड का कैंसर हो सकता है, कोई हड्डी का कैंसर हो सकता है, या सॉफ्ट टिश्यू का कैंसर हो सकता है। सो दीज आर द मेन ब्रॉड कैटेगरीज वेयर वी डिवाइड ओके, द कंडीशंस ऑफ स्पाइन। ओके। सर आपने बात की एक्सीडेंट की, राइट? तो एक्सीडेंट के केसेस आपके पास टिपिकली कितने आते हैं ऑन एन एवरेज पर मंथ? So basically, most of our practice is not related to accident, because हुँ, हुँ, accident आप समझिए कि वो एक ऐसे सेंटर्स पे जाते हैं जहाँ पर हॉस्पिटल हो, जहाँ पे कैजुअलिटी हो, हुँ, वहां पे हुँ। तुरंत जाते हैं, बिकॉज स्पाइन सर्जरी सर इमरजेंसी हो जाती है जब राइट। एक्सीडेंट हो जाता है। सो हम लोगों का जो सिस्टम है, वी डील विद लॉट ऑफ कोल्ड केसेस। कोल्ड केसेस का क्या मतलब है, बहुत दिन से दर्द है, या एक दो हुँ, दिन से हुँ, शायद टिका हुआ है, ये हुआ। ट्रॉमेटिक आते हैं बट बहुत ज्यादा हम लोग उसमें इमरजेंसी वाले ट्रॉमेटिक केसेस में हम एज सर्जन नहीं इन्वॉल्व होते। फिर वो हॉस्पिटल के जो इन हाउस सर्जन है वो उनका हुँ, टेक हुँ, केयर हुँ। करते हैं। एक्सीडेंट हो गया, मान लो कि कुछ, सो आई विल गिव यू सम एग्जांपल कि क्योंकि ये एक्सीडेंट और स्पाइन सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट। सो वेन एवर देर इज एन एक्सीडेंट, सो उसमें दो तीन संभावनाएं होती है। फर्स्ट इज जब झटका लगता है, हुँ, कोई हुँ, भी 2 व्हीकल कोलाइड करते हैं,
तो सर्वाइकल स्पाइन में इंजरी हो जाती है। कैसे? तो सर्वाइकल स्पाइन पीछे होके आगे एकदम झटके से जाता है। राइट। तो अंदर जो या। नस होती है ना, अंदर जो नस, उसमें काफ़ी मार लग जाता है। दैट इज़ कॉल्ड अ व्हिप्लैश इंजरी। उसमें मार लगने की वजह से वो जो नस होती है गर्दन में, वो बहुत मोटी नस होती है, जो कि पूरे बॉडी को सप्लाई करती है। उसमें चांसेस होता है कि आपकी पूरी बॉडी पैरालाइज़ हो जाए, ठीक है? वाओ! दूसरा टाइप का इंजरी है जो सर्वाइकल में, जहाँ पे फ्रैक्चर हो गया। मतलब आप हुँ, कहीं हुँ। लग गया और आपका फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर होने से आपको पता है, एक तो इतने स्ट्रक्चर्ड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है कि एक भी पार्ट उसमें कहीं यहाँ-वहाँ हो गया तो नस पीछे हुँ, दब हुँ। जाने का चांसेस 100%। वहाँ नस दबने से भी पूरे बॉडी को पैरालिसिस या बॉडी में कमज़ोरी आने के चांसेस है। तीसरा टाइप ऑफ इंजरीज़ आर सीट बेल्ट इंजरीज़। मतलब सीट बेल्ट हम लोगों ने पहना रहता है। जब गाड़ी हुँ, कहीं पे हुँ। डैश करती है, तो हमारा सीट बेल्ट अपने बॉडी को पकड़ के रखता है, पर आगे का हिस्सा आगे जाने की कोशिश करता है। यस। तो वहाँ पर भी एक स्पाइन में ट्रांसलेशन इंजरी होने के बहुत चांसेस होते हैं। पर क्योंकि वो निचले हिस्से के स्पाइन में इंजरी होती है, तो पूरे बॉडी को पैरालिसिस नहीं होता, सिर्फ़ निचले हिस्से के, जैसे पैरों को और ये सब पैरालिसिस होने का चांसेस होता है। एंड देन कोई भी इंजरी होने से, कोई भी जैसे एक्सीडेंट्स होने से, डिसलोकेशन, ट्रॉमा, मार लगना, ये केसेस अगर आपको इंजरी होने के बाद न्यूरो डेफिसिट, इसका क्या मतलब है हुँ। कि कमजोरी या पूरा शरीर में पैरालिसिस अगर हो गया हो, तो उसको इमीडिएट सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। देन इट इज़ अ ओके। गोल्डन आवर। गोल्डन आवर जो बोलते हैं ना, कि जो साइट से आप वो हॉस्पिटल तक ले जाने का टाइम और जो हुँ, तरीका हुँ, होता है हुँ। ले जाने का, जैसे बहुत से लोग ऐसे ही ले जाते हैं। जब इंजरी होती है तब पेशेंट को पैरालिसिस नहीं होता, पर वो जब उठा के लेके जाते हैं, जिस तरीके से लेके जाते हैं, उसमें काफ़ी सारी इंजरी हो जाती है। इसलिए आप कभी भी देखोगे, ओके। कोई भी यूएस या कोई भी अभी आजकल पैरामेडिक्स आते हैं, तो हुँ, सबसे हुँ। पहले उनको वो कॉलर लगाते हैं सर्वाइकल में, क्योंकि वो फर्दर इंजरी करने से बचाने के लिए है। वहाँ से हॉस्पिटल ले जाना, फिर हॉस्पिटल से सर्जरी करना, वो एकदम जल्दी होना चाहिए, तभी रिकवरी उनकी अच्छी होती है। मान लो पैरालिसिस हो गया और 2-3 दिन, 4 दिन बाद हमको बताते हैं कि अभी सर्जरी करो, तो उसका रिज़ल्ट्स काफ़ी बैड होता है या ना के बराबर होता है। ओके। सर, आपने अभी तक अपने करियर में, क्योंकि आप इससे पहले किसी हॉस्पिटल में थे, क्या वहाँ पे आपने कोई ऐसा बहुत मेजर एक्सीडेंट का केस देखा है, जहाँ पे स्पाइन बहुत बैडली अफ़ेक्ट हुआ है? सो बेसिकली काफ़ी सारे देखे हैं मैंने। मैं एक हुँ, कॉलेज में था जहाँ पर यहाँ पर एक हॉस्पिटल है व्हिच इज़ एमजीएम यूनिवर्सिटी बोलते हैं उसको, बट वो एक हाईवे पर है। हुँ। आपको अगर मुंबई के बारे में पता होगा, तो एक जो मुंबई-पुणे एक्सप्रेस हाईवे है, राइट, जो कि राइट। कनेक्ट करता है मुंबई और पुणे, उसके ऊपर वो एक हॉस्पिटल सिचुएटेड है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने सारे ट्रॉमा के केसेस वहाँ आते होंगे। तो जब मेरा लर्निंग हो रहा था, तब मैं वहाँ पे था। एंड हमारा जब ऑन कॉल होता था, तब हम रात में वी यूज्ड टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि काफ़ी हुँ, सारा ट्रॉमा होता था। और ऐसा नहीं कि 1 पेशेंट आ गया, 2 पेशेंट आ गए, कहीं कोई बस गिर गई, तो 50 पेशेंट एक साथ आ गए। कहीं 2 व्हीकल का कोलिजन हो गया, तो उसमें 4 बैठे हुए, इसमें 4 बैठे हुए, 8 पेशेंट एक साथ आ गए। सो काफ़ी सारे स्पाइन डिस्लोकेशन, स्पाइन रीढ़ की हड्डी से बाहर आते हुए, स्किन से बाहर आते हुए भी हमने देखे। वाह! बट आई फील द मोस्ट टेरिबल एक्सीडेंट व्हिच आई कैन नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ, मतलब आई कैन से दिस नो इन ऑन कैमरा, बिकॉज़ या थोड़ा प्लीज़, प्लीज़। व्यूअर हाँ, हाँ। डिस्क्रिप्शन है। जैसे हम रात में एक बार कैजुअल्टी में बैठे हुए थे, शाम आई थिंक मॉर्निंग के 2 या 3 बज रहे थे। मैं और मेरा पार्टनर था। वी वर जस्ट सिटिंग, एंड जभी भी कुछ एक्सीडेंट होता है, तो एम्बुलेंस जाती है। एम्बुलेंस एक कॉल आता है कैजुअल्टी में, दैट सो एंड सो पेशेंट इज़ कमिंग, सो आप थोड़ा-सा प्रिपेयर रहिए। एक एक कॉल हो जाता है। हुँ, सो हुँ। एक हमको एक कैजुअल्टी में कॉल आया कि ऐसा-ऐसा एक पेशेंट आ रहा है, जिसमें एक कार ने एक ट्रक को ठोक दिया है। हमने, ठीक है कि हमेशा आते रहते हैं तो हम लोग। सो वो कार इतनी बैडली डैमेज थी, क्योंकि वो एक ट्रक था और ट्रक के अंदर कार चली गई थी। जो ट्रक के निचले वाला ओह! हिस्सा रहता है, तो वो। तो कार का जो ओनली टॉप हिस्सा है ना, वो ही टूटा हुआ था। सो व्हेन दे गॉट द बॉडीज़, तो उन्होंने पहले बॉडी लाया उनका, जो कि स्पाइन से अलग हुआ था, और उसके बाद नेक्स्ट फेज़ में उन्होंने उनके जो भी हेड है वो लेके आए। So they had to match the body का head with the body. So that was really bad, and मैं तो वैसे सिचुएशन में तो हम कुछ नहीं कर सकते थे obviously, because they were ये, but that is the worst injury which I have seen in my life, and all three bodies were the same. वाओ! मतलब अभी रिसेंटली एक्चुअली मेरे भी एक
नोन थे, उनका भी एक एक्सीडेंट हुआ अभी। आई मेट दैट पर्सन, सपोज़ आज मैं मिला और परसों जस्ट वीक बिफोर दिवाली वो अपने घर गए हुए थे, वहाँ पे हाईवे में उनका ट्रक के साथ हेड ऑन कोलिजन हुआ एंड 90% ऑफ द कार वाज़ गॉन और उनका वही जो आपने भी एक्सप्लेन किया वही है। ओके। सर अब थोड़ा-सा बात करते हैं किस तरह की अभी सर्जरीज़ हो रही हैं? क्योंकि रोबोटिक्स का, एआई का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट हो गया है किसी भी तरह के सर्जरी में। पहले जैसे सर्जन्स करते थे वो पूरा-पूरा मैनुअली होता था। अब काफ़ी ज़्यादा रोबोटिक्स, एआई यूज़ हो रहा है, तो क्या आप लोग भी रोबोटिक्स और एआई का बहुत यूज़ करते हैं? तो आजकल है ना एआई अभी तो लास्ट ईयर ही आया हुआ है, तो उसको अभी तक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लाना थोड़ा-सा और टाइम लगेगा। बट येस डेफिनिटली देयर आर दीज़ इंस्ट्रूमेंट्स, रोबोट्स वी यूज़ हुँ, जिससे हुँ, हुँ। काफ़ी सारे एडवांसमेंट आ गए स्पाइन सर्जरी, ठीक है? सो फर्स्टली इज़ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप मतलब क्या होता है कि एक बहुत बड़ा एक ऐसा मशीन टाइप रहता है डिवाइस, जिसके अंदर से आप अगर देखोगे तो आपको मैग्निफिकेशन दिखता है, मैग्निफाइड इमेज दिखता है। 5x, 10x, 10x तक मैग्निफिकेशन दिखता है। मतलब आप समझिए कि मैंने एक छोटा-सा एक चीरा लिया हुँ, हुआ है, उसके अंदर से मैं देख रहा हूँ, तो मुझे वो स्पाइन की जो पतली नस है, वो कितनी मोटी दिखती होगी। So राइट। microscope is the major advancement in spine surgery और सेकंड इज एंडोस्कोप। एंडोस्कोपी मतलब जो चीजें हम लोगों को अंदर जाके करने की जरूरत नहीं है, हम बाहर से एंडोस्कोप डालते हैं और जो हमको पूरा एक क्लियर पिक्चर दिखता है टीवी पे बाहरी, और वो हुँ, हम हुँ, लोग हुँ। देख के एंडोस्कोप से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। जैसे एंडोस्कोपी पहले भी कोई भी फील्ड में आ चुकी है, हमारे इसमें अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है। सो एंडोस्कोप, माइक्रोस्कोप एंड रोबोट्स। रोबोट्स एक्चुअल में क्या करते हैं कि हम रोबोट में सारा एक एमआरआई, सीटी स्कैन का ये सब हुँ, पिक्चर दे देते हैं, या प्री ऑपरेटिवली हम एक वो स्पाइन का इमेज उसमें डाल देते हैं उस पेशेंट का, क्योंकि हर पेशेंट का स्पाइन अलग होता है। एंड देन रोबोट हमको बताता है कि कहाँ पे एक्चुअल स्क्रू प्लेस होने से उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, या कहाँ पे आइडियल ट्रेजेक्टरी है वो स्क्रू की। सो उसमें रोबोट्स काफी काम करते हैं। थर्ड इज आई थिंक हम लोग जो एडवांसमेंट ऑफ स्पाइन सर्जरी कर रहे हैं, पहले कैसे पूरा खोल के, पूरा चीरा मार के, पूरा खोल के या बहुत सारे स्ट्रक्चर डैमेज करके फिर सर्जरी करते थे। अभी ये सब नहीं होता। अभी हम लोग टारगेटेड सर्जरी करते हैं। मान लो कि आपने कैसे कहा कि L1 L2 में आपको प्रॉब्लम है, तो हम L1 हुँ, L2 में भी एक टारगेट में होल से जाके वहां पे उसको रिपेयर करके आ जाते हैं, विदाउट डैमेजिंग एनी स्ट्रक्चर, विदाउट डैमेजिंग एनी मसल। उससे क्या होता है कि आपकी रिकवरी एकदम फास्ट हो जाती है। एक तो आपकी कॉम्प्लिकेशन रेट कम हो जाते हैं, ब्लीडिंग, ब्लड लॉस, इन्फेक्शन, टाइम ऑफ सर्जरी, ये सब कम हो जाता है। या सेकेंड, आपका डैमेजेस कम हो जाता है, आप वापस घर पर जल्दी जा सकते हैं, आप काम पे दूसरे या तीसरे दिन जा सकते हैं। ओके। उसके अलावा भी जैसे जो स्कार है, जो बहुत से लोगों को स्कार का भी प्रॉब्लम होता था, अभी स्कार भी एकदम मिनिमल हो गए। सो ये सब एडवांटेजेस रिसेंट आ गए। और एक रिसेंट बहुत अच्छा एडवांसमेंट आया हुआ है कि पहले तो सिर्फ जनरल एनेस्थीसिया, मतलब पूरा बेहोश करके ही स्पाइन हाँ। सर्जरी होती थी। तो जनरल एनेस्थीसिया में जाना भी पेशेंट को डर लगता था। अभी तो लोकल में या स्पाइनल में, रीजनल बोलते हैं, मतलब कमर में जैसे सुई देके हुँ, हुँ, पैर हुँ। बेहोश कर देते हैं, वैसे करके भी स्पाइन सर्जरीज हो जाती है। So these are the recent advancement in spine surgeries which have made spine surgery एकदम safe, and the complication rates have also gone drastically down. ओके। तो सपोज़ जैसे आपको अभी अगर एक-एक करके थोड़ा इश्यूज़ पे बात करते हैं, जैसे स्लिप डिस्क की बात करते हैं, बहुत कॉमन बीमारी होगी। स्लिप डिस्क के मेन रीज़न्स क्या हैं? क्या लाइफ़स्टाइल है या गलती से कई मैंने जिम के केसेस देखे हैं जहाँ पे जो यंगस्टर्स है वो थोड़ा हाई एड्रेनलिन रश की वजह से एक्साइटमेंट में आके विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग या विदाउट प्रॉपर गाइडेंस या विदाउट प्रॉपर सेफ्टी वो बहुत ज़्यादा हेवी वेट डेडलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से बहुतों को स्नैप किया है जिनका बैक स्लिप डिस्क वगैरह हुआ है। स्लिप डिस्क की और क्या-क्या कॉमन जनरल वजह क्या है? क्या किस लिए एक होता है? मैं आपको पहले ये जिम वाला बात बता दूं सबसे पहले, हुँ, because there are so many youngsters who watch your या podcast channel, that whenever you do weights in gym, हुँ, people keep asking me, should I do deadlifts? Is deadlift bad? Is deadlift ये एक exercises को हम blame नहीं कर सकते। हुँ, You have to be first, your form should be correct, that is राइट, most important, and you have to be consistent, and you have to go slow with the exercises. ऐसा नहीं है कि आप पहले ही दिन एकदम अच्छे फॉर्म में 100 केजी उठा रहे हो। सो व्हाट आई एडवाइस पीपल इज, फर्स्ट यू लर्न योर फॉर्म। एक छोटा सा या कम वेट उठा के पहले पूरा फॉर्म को लर्न करिए, उसके बाद उस फॉर्म को कंसिस्टेंट रखिए। एंड थर्ड,
देन यू गो स्लो ऑन वेट्स। मतलब आज आपने 5 kg उठाया, फिर 10 kg, 15, 20, 25, 50 ऐसे जाइए, ना कि आप उसको स्किप करके। बिकॉज आपके जिम में काफी सारे दोस्त रहते हैं, वो बता रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ट्रेनर्स भी काफी पुश करते हैं। सो दैट इज नॉट राइट, आई व्हाट आई फील। सो जिम में ये बात ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। यू शुड बी कंसिस्टेंट विद दोस एक्सरसाइजेज, योर फॉर्म शुड बी करेक्ट, एंड यू शुड गो ग्रेजुअल ऑन वेट्स। सेकेंड बात पे आते हैं, स्लिप डिस्क क्यों होता है। मैं आपको एक लेमन टर्म में बता देता हूँ कि कैसे कैसे स्लिप डिस्क होता है। फर्स्ट इज इंजरी की वजह से स्लिप डिस्क हो सकता है। मतलब आप कहीं गिर गए, आपको चोट लग गई, आप झटके से कहीं गिर गए, आपके स्पाइन में डिस्क थोड़ा सा पहले से वीक था, उसके अंदर से मटेरियल बाहर आया, तो इंजरी, एक्यूट इंजरी। कई कई बार ऐसा हो जाता है कि पहले से थोड़ी घिसावट रहती है स्पाइन में, और आदमी छींक देता है, इतने जोर से स्नीजिंग से भी प्रेशर आके वाह! डिस्क हो सकता है। ठीक है, कोई स्नीजिंग से स्लिप डिस्क? हाँ, बट वो इसी कंडीशन में होता है जहाँ पे ऑलरेडी योर हाँ, डिस्क इज ओके, वेर एंड ओके। टेयर हो चुका है। हाँ, हेल्दी हाँ, हाँ। डिस्क में स्नीजिंग से नहीं होगा, बट जिसका वेर एंड टेयर ऑलरेडी हो चुका है, उसमें अगर आपने एक स्नीज भी कर दिया तो वो प्रेशर की वजह से हो सकता है। सेकेंड इज, इट डिपेंड्स समटाइम्स, किसी किसी का स्पाइन है ना, वो बना, मतलब बचपन से कंजेनाइटली कैसा बना है उसके ऊपर है। हुँ, हुँ, सबका स्पाइन का स्ट्रक्चर इज नॉट सेम। सम पीपल हैव लॉट ऑफ लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस मतलब उसका कर्वेचर ज्यादा रहता है, किसी का हुँ, कर्व कम रहता है। सो इस वजह से काफी प्रेशर आता है नीचे वाले डिस्क पे। ठीक है, सो वो डिस्क पे प्रेशर आ आके फ्यूचर में स्लिप डिस्क होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। ओके। थर्ड इज लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल मतलब जो आप काम कर रहे हो, क्या हुँ, पोस्चर आपका, आप कैसे बैठते हो। मतलब बहुत सारे लोग स्लाउचिंग है, द वे दे वॉक, द पोस्चर, उनका काम क्या है, सिटिंग जॉब, दे डोंट एक्सरसाइज, दे डोंट स्ट्रेच, उनका ईटिंग हैबिट्स बहुत खराब है। ओबेसिटी इज अ मेजर फैक्टर इन स्लिप डिस्क। स्मोकिंग मतलब वर्स्ट है for spine, because if you smoke, the water content in the disc goes down, and which leads ओके। to disc. So all these factors cumulatively lead to slip disc. पर अगर आप तो अगर मुझे पूछोगे कि ये पेशेंट हुँ, है और उनको क्यों स्लिप डिस्क को, आप मुझे रीजन बताइए, तो मैं एक पर्टिकुलर रीजन उसका नहीं बता पाऊंगा। हाँ, मैं एक जनरल ओवरऑल पूछ रहा हूँ, सबके लिए अलग-अलग रीज़न हो सकते हैं। अगर स्लिप डिस्क से मानिए अगर मेडिसिन से या फिज़ियोथेरेपी से ठीक होने लायक नहीं, अगर सर्जरी ही करनी इज़ द लास्ट ऑप्शन, लास्ट रिसॉर्ट, तो स्लिप डिस्क की सर्जरी क्या होती है? इज़ इट अ मेजर सर्जरी और इट्स अ वेरी माइनर कुछ सर्जरी करना पड़ता है उसमें? So like I told you that most of the patient with slip disc get better. हुँ, हम अपने यहाँ पर अच्छे फिजियोथेरेपी, हुँ, काउंसलिंग, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, हुँ, एंड पेशेंट फॉलोज, अगर वो जेन्युइनली सच में फॉलो कर रहा है। आज आप एक आईटी बैकग्राउंड से आप काम करते हैं, मैंने आपको आज बोल दिया कि कल आप ऑफिस में जाइए, रोज स्ट्रेचिंग करिए और दिन में 2 बार एक्सरसाइज करिए, मे बी हुँ, आप भी वो फॉलो नहीं करेंगे। सो जानना बहुत इजी है, फॉलो करना थोड़ा सा लोगों के लिए राइट। डिफिकल्ट हो जाता है। सो इफ दे फॉलो व्हाट वी टेल देम, 98% ऑफ देम गेट्स बेटर। ओनली फ्यू ऑफ देम हु आर क्रॉनिक, मतलब बहुत दिन से है, हुँ, उनका हुँ, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग अफेक्ट है, मतलब मैं काम ही नहीं कर पा रहा स्लिप डिस्क की वजह से बहुत दिनों से, या उनको कोई वीकनेस आ गई है, मतलब पैर में कमजोरी, हाथ में कमजोरी, वो राइट। सब हम साइंस देख लेते हैं, तो ही सर्जरी की जरूरत पड़ती है। और सर्जरी भी काफी एडवांस्ड है, जैसे मैंने कहा कि एक छोटा सा होल से या छोटे से चिरे से जाके हम वो डिस्क को निकाल देते हैं। डिस्केक्टोमी उसको बोलते हैं। जैसे ही डिस्क निकाल देंगे, जैसे आप गादी पे सोए हैं, वो जो हाँ, हाँ। कुशन है, मैट्रेस है, उसमें से वो हुँ, फोम बाहर आता है। सो फोम पूरा नहीं निकालेंगे, जो चीज बाहर आई है उसी को पुल आउट करके निकाल देंगे। जैसे ही निकाल देंगे, वैसे जो नर्व पे कंप्रेशन है, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो नस है, ये हाँ, ये हाँ। डिस्क ये डिस्क बाहर आके नस को दबा रही है। अब हमारा काम है कि ये डिस्क को पकड़ के खींचना, तो ये डिस्क जहां हुँ, बाहर है उसको हम हुँ, पकड़ के खींच के निकाल लेते हैं, और ये नस फ्री हो जाती है। जैसे ही नस फ्री हो जाती है, पेन सेम डे सेम टाइम रिलीफ हो जाता है। पेशेंट कैन वॉक दिस ओके। सेम डे, एंड ही कैन गो बैक होम ऑल्सो द सेम डे। मोस्ट ऑफ द डिस्केक्टोमी प्रोसीजर्स आर डन ऑन डे केयर बेसिस, मतलब सुबह एडमिट करके शाम तक छुट्टी भी कर देते हैं। एंड उसमें चांसेस ऑफ कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हम पेशेंट को बताते काफी नेग्लिजिबल होते हैं। इफ देयर लाइफस्टाइल इज अफेक्टेड, हुँ, एंड इफ दे आर नॉट एबल टू डू एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, दे शुड डेफिनेटली गो एंड गेट इट डन। ओके। तो दूसरा सर्वाइकल भी क्योंकि लाइफ़स्टाइल आप वो भी एक बहुत बड़ा लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ बन गया है कि बैठने की वजह से ज़्यादा मूवमेंट ना होने की वजह से सर्वाइकल के भी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़े हैं।
तो सर्वाइकल में भी क्या ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे सर्जरी करनी पड़ती है? हाँ, सो बेसिकली सर्वाइकल में कम आता है, बट सर्वाइकल हुँ, की सर्जरीज काफ़ी कॉमन है। अब आजकल मैं आपको बहुत सी कॉमन चीज़ें बता देता हुँ, हूँ, जैसे बोलते हैं टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। आपने सुना हुँ। होगा टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। मतलब कोई टेक्स्ट नेक्स्ट। टेक्स्ट टेक्स्ट मतलब टेक्स्टिंग, नेक हाँ, हाँ, मतलब नेक। हाँ। ओके, जो टेक्स्ट नेक। हाँ, बच्चे हैं, ओके, यंगस्टर्स है या अडल्ट्स है, जो काफ़ी फ़ोन पे रहते हैं। ओके, उनका ओके, ओके। पोस्चर गॉट इट। काफ़ी नीचे रहता है हाँ, और हाँ, वो हाँ। नीचे देखते रहते हैं। हाँ, सो हाँ। वो पोस्चर वो कंटिन्यूअसली मोर देन 6 आवर्स, 8 आवर्स, अगर आपने स्टडी देखी हो कहीं इंडिया में और इंटरनेशनल अब्रॉड स्टडीज, दे हैव फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स और टीनेजर्स आर ऑन फोन मोर देन 6 आवर्स अ डे, दे आर ऑन देयर सेल फोन्स। हुँ, हुँ, उससे वजह से क्या होता है, ये जो पोस्चर है वो काफी खराब है, उससे काफी प्रेशर आता है डिस्क पे, आपके मसल्स पे, जो मसल्स है बाहर, उसके वजह से राइट। काफी नेक पेन, हेडेक, बहुत सारे डिजीनेस और ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। सो वी कीप एजुकेटिंग देम दैट कि ये सब नहीं करना चाहिए। ऑफिस सिंड्रोम, जहाँ ऑफिस में भी लैपटॉप पे कोई रहता है, वर्क फ्रॉम होम है या ऑफिस में है, मोर देन 6 आवर्स दे जस्ट सिट ऑन अ लैपटॉप, देयर इज नो राइट। एक्सरसाइजेस, देयर आर नो स्ट्रेचिंग, देयर आर नो पोस्चर रिलेटेड थिंग्स। सो कुछ छोटी-छोटी चीज़ें अगर आप करोगे, तो आप इससे बच सकते हैं। क्या है छोटी-छोटी चीज़ें? आप अगर फ़ोन आपके नेक आई लेवल पे पकड़ोगे, मान लो कि आई लेवल पे पकड़ के आप हुँ, बैठे, या लैपटॉप आपने स्क्रीन अपने आई लेवल पे कर दिया, सो योर नेक इज़ इन रिलैक्स पोज़ीशन, मतलब अच्छे एक्सटेंशन पोज़ीशन पे रह गया। राइट। पिलोज़ आप नॉर्मल कंफर्टेबल यूज़ करो, जो आपकी नेक को एक्सटेंशन में रखे। उसके अलावा हुँ, रेगुलर हुँ, नेक एक्सरसाइजेज़, जैसे मेरे को पेशेंट आके बोलते हैं, "मैं तो बहुत एक्सरसाइज करता हूँ, मैं तो योगा करती हूँ, मेरे को क्या होने वाला है?" आई अंडरस्टैंड, योगा, फिजिकल एक्टिविटी इज़ योर फॉर फिजिकल वेल-बीइंग, मतलब आपके पूरे शरीर हुँ, के लिए है। बट जो मैं कह रहा हूँ, जो एक्सरसाइजेज़ ऑफ नेक है, एक्सरसाइजेज़ ऑफ योर बैक है, वो राइट। स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मसल्स के लिए है। वो आपको करना चाहिए। स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग मतलब आप जैसे काम कर रहे हो और लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे आप 6 आवर्स, 8 आवर्स अ डे बैठे हो और आपको स्टिफ हो जा रही है, आपको स्ट्रेचिंग की हुँ, बहुत हुँ, ज़रूरत है। छोटे-छोटे चीज़ें, जैसे मैं बहुत लोगों को कहता हूँ कि इफ यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट सेटअप और इफ यू आर वर्क फ्रॉम होम, एवरी हाफ एन आवर टेक अ ब्रेक। थोड़ा 2 सेकंड, 5 सेकंड ब्रेक ले सकते हैं। उठ के थोड़ा स्ट्रेच करना, चल के पानी पी के आना, हुँ, इससे हुँ, हुँ, काफ़ी हेल्प होता है। ब्लड सप्लाई वापस मसल्स को जाता है, स्टिफनेस चली जाती है, आपको आगे होने वाले पेन से बच जाते हो। थर्ड इज़, जो बहुत लोग नहीं करते, एक्सरसाइज़ेज़। नेक की बेसिक एक्सरसाइजेस, बैक की एक्सरसाइजेस। आजकल आपने देखा होगा क्रॉसफिट, फिटनेस इंडस्ट्री, हम लोग काफ़ी जगह पे एसोसिएटेड है। बहुत सारे फिटनेस लोगों से, पिलाटेस वालों से मिलते हैं हम लोग। हुँ, वी मेक श्योर दैट बैक एक्सरसाइजेस आर पार्ट ऑफ देयर रूटीन क्रॉसफिट ट्रेनिंग। बैक की एक्सरसाइजेस एट द एंड ऑफ ओके। द ब्रिजिंग, आपने देखा होगा एक्सरसाइजेस, जो कमर उठाना, जो हुँ, हुँ, एक्सटेंशन, हुँ, सब बेसिक एक्सरसाइजेस शुड बी अ पार्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ओके, ओके। और बताइए सर, क्या-क्या और बैक के इश्यूज़ और क्या हैं और उनके रीज़न क्या और क्या करना चाहिए उसमें? सो ये तो एक नेक और बैक के हो गए। सर्वाइकल की बात की हमने, स्लिप डिस्क की बात की। लोअर बैक में भी या फिर मिड मिड बैक में भी लोगों को काफ़ी पेन रहता है। अच्छा, तो सेम उस मिड बैक में जो पेन होता है, वो हुँ, काफ़ी, क्योंकि मिड बैक एक ऐसा एरिया हिस्सा है, जो काफ़ी मोबाइल नहीं है। आप अगर हुँ, देखोगे, मिड हुँ, बैक ज़्यादा हिलता नहीं है, आपका लोअर बैक ज़्यादा हिलता है। मिड बैक से राइट। आप टर्निंग, ट्विस्टिंग वाले मूवमेंट ज़्यादा करते हो। सो उसमें स्लिप डिस्क वगैरह होने के चांसेस कम होते हैं। बट उसके अराउंड जो मसल्स है, वो काफ़ी आपको दिक्कत देते हैं। आप देखते होंगे, सो मैं आपको समझाता हूँ, वो एक साइकिल है। ठीक हुँ, है? एक इंसान जिसको बैक पेन है, अपर बैक पेन बोलो, लोअर बैक पेन, वो वो बैक पेन की वजह से स्ट्रेस होता है। फिर वो बैक पेन की वजह से कुछ नहीं कर पाता, वो हुँ, एक्सरसाइज़ भी छोड़ देता है। एक्सरसाइज़ छोड़ के फिर वो काम पे भी नहीं जाता, काम पे भी नहीं जाता, फिर उसके बारे में स्ट्रेस करने लगता है, एंड अगेन ही फॉल्स इंटो दैट सर्कल। सो एक ओके। ये उनकी लाइफ में सर्कल बन जाता है, जहाँ पे लोग डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। आप मानोगे नहीं, मेरे ओपीडी में इतने पेशेंट्स आते हैं हू आर डिप्रेस्ड बिकॉज़ ऑफ पेन। सो ओह! मेरा एक एडवाइस रहता है उनको, दैट यू नीड टू ब्रेक दिस चेन समवेयर। आपको ये चेन से कहीं तो बाहर आना है। एक्सरसाइजेस पेन है इसलिए नहीं हुँ, करना इज हुँ, वेरी रॉन्ग। एक्यूट इंजरीज, मतलब कहीं आपको मार लगा है और आपको बहुत पेन है, तब आप नहीं कर रहे एक्सरसाइज, दैट इज ओके। बट जो क्रॉनिक पेन है, जो ये, इसमें एक्सरसाइजेस का काफी रोल है, उसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो यू हैव टू ब्रेक दैट विशियस साइकिल, यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। इफ यू हैव पेन, you need to be more active, you have to be more physically active, your diet and your lifestyle should be good,
then you should do more back and neck exercises under supervision of a हुँ, physiotherapy. Then you will feel better, you will go back to your office, and then you will start getting better. So it and बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं chronic सालों साल पेन से. If you see, हुँ, our presence on internet is good, so we get patients या from UP, Madhya Pradesh, all these areas where people are like कि हम एक दिन के लिए आते हैं, हम आपको ठीक कर दें. So that is not how it works. It is a process. आप एक दिन के लिए आके हम आपको या काउंसिल जरूर कर सकते हैं, मैं आपको समझा जरूर सकता हूँ, बट इट इज अ या प्रोसेस. आपको उसको समझ के आपके लाइफस्टाइल में उसको इनकलकेट करना पड़ेगा. योर एक्सरसाइज शुड बी अ पार्ट ऑफ अ रूटीन. Then only you will start getting better. Once you start feeling better, you will start getting better, and once you start getting better, you will be fine. सर हम लाइफ़स्टाइल के बारे में अगर बात करें तो लाइफ़स्टाइल में हम गलतियाँ हमसे क्या-क्या हो रही है? बेसिक गलतियाँ तो ये हैं कि हमारे बैठने का पोस्चर आई विल लेट यू प्लीज़ शेयर योर सजेशन ऑन दिस कि बैठने के पोस्चर में क्या गलती होती है लोगों से? तो आजकल अभी आपने लाइफस्टाइल में देखा होगा दैट एक आर्टिकल भी आया था, सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग. सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग का क्या मतलब है कि जो लोग मोर देन 5 to 6 आवर्स एक डेस्क जॉब या बैठ के काम करते हुँ, हैं, हुँ, उनका जो इफेक्ट है वो एक स्मोकर के बॉडी पे जो इफेक्ट करता है वो सिमिलर है. मतलब आप सोच सकते हो कि ओके, कितनी बड़ी वाह! बात है. So that is an article which is published. And see, sitting job, जैसे मेरे पास काफी पेशेंट आते हैं, मैं आपको वापस से बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आते हैं जो कि बीच में ब्रेक्स ले सकते हैं. या अंडरस्टूड, लाइक आईआईटी प्रोफेशनल और ये जो अपने हाफ एन आवर के बीच में 5 या 10 सेकंड का ब्रेक ले सकते हैं. क्यों नहीं ले सकते? वो लेके स्ट्रेच करके. देयर आर पीपल हु पुट हुँ, अलार्म्स, फोन में एक अलार्म रखते हैं कि हाफ एन आवर के बाद मेरे को उठना है. 45 मिनट्स लेट्स से 1 घंटा कुछ भी करो पर ब्रेक लो. लाइफस्टाइल में सबसे बुरी बात है ब्रेक ना लेके बैठना लॉन्ग टर्म. ओके, That you need to change first. I think that is the most prior thing. There are people who come to me who are music directors, who are writers, who don't like to take breaks. They are in that हुँ, zone, हुँ, and ज़ोन में रहते हैं। they are artists, so they don't want to take distract themselves. For them, I tell them different things, but I think most of us are people who can take breaks in between. या You are या doing a podcast, 1 घंटा पॉडकास्ट करने के बाद आपके पास टाइम है, so आप ब्रेक हुँ, लीजिए हुँ, and stand and do some activity. That is number one. Number two is stretching. If you have a sitting job, you need to do stretching on day to day basis. आपके काम पे भी अगर आप हो तो आप डेस्क स्ट्रेचिंग कर सकते हैं. डेस्क और चेयर का स्ट्रेचेस हुँ, भी आता है, नॉर्मल होते हैं, ऊपर पीछे देखना. अगर आप बाइक चला रहे हो, मान लो आप बोल रहे हो कि लाइफस्टाइल में कौन से चेंजेस लाने चाहिए, मान लो आप लॉन्ग टर्म बाइक चला रहे हो, बाइक पे भी हुँ, हम आपको स्ट्रेचिंग सिखा सकते हैं. बाइक के एक हैंडल को पकड़ना अपोजिट एंड पे एंड देन स्ट्रेच करना लोअर बैक को, खड़े होके सिग्नल पे स्ट्रेचेस, हम ये सब आपको बता सकते हैं. ये आपको इनकलकेट करना है लाइफ. थर्ड, जैसे मैंने बोला कि ये सब होने के बाद फिजिकल एक्टिविटी शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. मतलब एक्सरसाइजेस, योगा, पिलाटे, जो भी आपको पसंद है, आपको हुँ, हुँ, खेलना पसंद है, क्रिकेट, टेनिस, जो भी, एनीथिंग शुड बी अ पार्ट ऑफ योर रूटीन. सो दैट वन चेंज यू शुड डू इन योर लाइफ. ओके, लास्टली हैबिट्स, मतलब आपकी जो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, यू शुड कट ऑन देम. स्पेशली इफ यू आर अ स्पाइन पेशेंट, आई थिंक यू शुड definitely cut on them and not try to indulge in those activities. And lastly, diet. Plays a very important role. You need to have good protein rich sources of food, and uh, so that your muscles are becoming good. And you should have all the matlab, stable and balanced diet. So हुँ, not only sitting exercises and all, but diet also plays a very important role. ओके। सर ये So these are बैक इंजरी the small changes you need to do in your lifestyle, so that you don't have spine or as well as हुँ, other kind of problems in your life. आपने भी थोड़ी देर पहले पिलो का ज़िक्र किया था कि अगर आप सोते वक़्त आपको कुछ तरह के पिलो यूज़ करने चाहिए। तो एक तो सर हमें मतलब जो हम सर के नीचे जो पिलो रखते हैं, वो कैसा हमें पिलो यूज़ करना चाहिए? और बहुत लोगों की आदत होती है, अपने साइड में एक पिलो लेके सोने की। तो इन दोनों केसेस पे आपका क्या सजेशन रहेगा? व्हाट काइंड ऑफ पिलो शुड बी यूज्ड? So हम लोग बार बार यही चीज कहते हैं, अभी भी कहना चाह रहे हैं कि कोई भी एक पिलो, आप मान लो कि स्पेसिफिक पिलो, ये हुँ, पिलो पूरे वर्ल्ड में सबके लिए अच्छा है, ऐसा नहीं हो सकता. हुँ, ठीक है? सबके शरीर की बनावट
मतलब स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पाइन इज डिफरेंट, तो सबकी नीड अलग है, सबका काम अलग है। सो द पीपल जिसको जिसको पिलोज जरूरी है वो सब डिफरेंट ही रहेंगे। सो व्हाट वी एडवाइस पीपल, व्हाट आई एडवाइस पर्सनली इज, जो भी पिलो आपको कंफर्टेबल लगे सबसे पहले। आप मान लो आप है, सो ऐसा नहीं कि आपने 2-3 पिलो ले लिया और बहुत बड़ा ले लिया। पिलो शुड बी थिन, जहाँ पे आपका नेक एक्सटेंशन में रहे। एक्सटेंशन मतलब रिलैक्स पोजीशन। एक्सटेंशन एक ऐसा पोजीशन है जिसमें सारे मसल्स आपके रिलैक्स्ड होते हैं। सो इन दैट पोजीशन मसल सब रिलैक्स रहेंगे पूरी रात भर। अगर मान लो आपकी 3-4 पिलो लेके आपने ऐसे नेक रखा, तो सारा मसल्स एक्टिव रहेगा रात भर एंड इट बिकम स्टिफ, राइट। and you will get up with a stiff and lot of problem. So first of all, any pillow which you are comfortable with, that is first thing. Second, it should be a thin pillow, not a very big pillow. Third, if अगर मेरे को कोई जबरदस्ती पूछ लिया कि कौन सा पिलो, तो भी आप बताइए। तो small, I think a memory foam pillow is a good pillow because it takes the shape of your neck, head. So वो head अंदर आपका चला जाता है और आपका neck extended रहता है। So memory foam pillows are good. Fourth, अगर किसी को नेक में स्पैज्म है या बहुत ज्यादा पेन है और वो सो नहीं पा रहा है, देन वी एडवाइस एक टाल रहता है छोटा, उसको आप रोल करिए और राइट। उसको हीटेड टाल, मतलब जो गर्म टाल रहता है, गर्म पानी में निचोड़ के उसको रोल करके आपके नेक के नीचे रखिए, नेक के नीचे, और नीचे पिलो मत लीजिए। तो योर नेक विल बी एक्सटेंडेड, योर टाल विल बी अंडर योर नेक एंड योर हेड विल बी रेस्टिंग ऑन द मैट्रेस। सो ये एक बहुत अच्छा रिलीफ दे सकता है पीपल हु हैव acute spasm in your spine, or those who get struggle while sleeping at night. साइड पिलो से फर्क पड़ता है किसी भी तरह से? Side pillows से कुछ फर्क नहीं पड़ता, because you can use, people have lot of hug pillows, pregnancy pillows, ये सब, but I think they don't play any role with spinal, मतलब our spinal structures. सर, हम जैसे बहुत लोगों की आदत होती है ना कि बेड पे बैठे लैपटॉप पे कुछ देख रहे हैं या फिर कुछ काम कर रहे हैं, पीछे पिलो रख लिया, थोड़ा आप कर्व पोजीशन में बैठे रहते हैं, राइट? उससे भी काफ़ी टेंशन, स्ट्रेस पड़ता है, प्रेशर पड़ता है स्पाइन पे। हम्म। तो क्या वो अवॉइड करना चाहिए हमें? Obviously, there are some ergonomics things which you should follow. First of all, हुँ, जो भी काम कर रहा है वर्क फ्रॉम होम में ये सब होता है। I don't think ऑफिस में सब हुँ। कोई बैठता होगा। बट वर्क फ्रॉम होम पे अगर हम लोग, आई आस्क देम कि आपके पास एक कंफर्टेबल डेस्क और चेयर है, जैसे आप पॉडकास्ट पे बैठे हैं, आप एक हाँ। डेस्क और चेयर पे ही काम करते हैं। सो आई आस्क देम, डू यू हैव देम? अगर उन्होंने ना बोला, इसका ये हुँ, मतलब है कि या तो वो बेड पे बैठते हैं, या तो हुँ, वो कहीं अपने नीचे बैठते हैं, या तो, which is not a good position. Try to have a desk and a chair and sit in a comfortable position. First of all, एक comfortable position में बैठिए। कोई कोई लोग बोलते हैं 90-90-90, that also we don't advise, क्योंकि you cannot sit straight or 90 degrees for a very long हुँ, time. हुँ। You need to sit comfortably, preferably on a chair and a desk, and sitting on a bed for a very long time to work, sitting down on matlab floor or any other position is not advisable. It produces a lot of tension in your muscles and make muscles stiff and leading to pain. ओके। सर, मेरा एक सवाल रहेगा, आपके वन स्पाइन में अब तक आपने इतने जो सर्जरीज़ की हैं, कोई ऐसी सर्जरी है जो थोड़ी आपकी मेमोरेबल रह गई हो? या मेमोरेबल कह लें, चैलेंजिंग कह लें? तो देखिए, दो प्रकार का सर्जरीज होते हैं जो कि टेक्निकली चैलेंजिंग होती है। हुँ, जैसे कि एक बच्चा है 5 साल का जो एकदम टेढ़ा है, जिसको काइफोसिस और स्कोलियोसिस है, जो हुँ। टेढ़ा स्पाइन से पैदा हुआ है, उसमें हमारी एक्सपर्टीज बहुत लगती है। हमारे को बहुत चैलेंजेस होता है, क्योंकि वी गो इन, वी ट्राई टू स्ट्रेटन द स्पाइन। लंबी 12 घंटे की सर्जरी चलती है, उसको हमने सीधा कर दिया। हुँ, उनका सीधा करने के बाद वी हैव टू मेक श्योर दैट उनको उसके कोई पैरालिसिस या कुछ ना हो, क्योंकि पूरी रीढ़ की हड्डी को सीधा करना पड़ता है, तो पीछे का कॉर्ड भी हम सीधा करते हैं। उस सब इसमें कहीं वो पैरालिसिस ना हो जाए। सो दोज सर्जरीज आर रिवॉर्डिंग फॉर अस इन टेक्निकल पार्ट, मतलब हम लोगों ने बहुत से चैलेंजिंग सर्जरीज किए एंड वी गॉट द रिवॉर्ड। दूसरे टाइप का आपको मैं रिवॉर्ड बताता हूँ, जहां पर लेट्स से हमने एक सर्जरी किया अभी रिसेंटली, हुँ। जिसमें एक फीमेल है हु गोज बाइकिंग, बाइक से, बुलेट से अपने हाईएस्ट मोटरेबल ट्रैक्स पे वो लोग जाते हैं, उनका ओके। ग्रुप। एंड बिकॉज ऑफ बैक एंड लेग पेन शी वाज नॉट एबल टू डू दैट। ठीक है, वो हमारे लिए बहुत छोटा सा चीज था। उसमें क्या है कि हम जिसे रेगुलर सर्जरी करते हैं उसमें से होल से बहुत सालों से उसको था।
बहुत होल से उसको हमने निकाला, और वो वापस से आई थिंक 1 or 2 weeks में शी गॉट बैक टू हर बुलेट, एंड शी वेंट देयर एंड शी पोस्टेड अ फोटो टू अस. सो दैट इज सो, उनका इनफैक्ट लिम्का बुक में नाम भी है ऐसा. अच्छा। One more, if you must have seen a video which is there on my internet, on my social media only, in One Spine social media also, that a man who's our patient, who's हम्म। undergone a spine surgery and has done paragliding. और आप मानोगे नहीं, वाह। उसने पैराग्लाइडिंग करने मतलब इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी, और पैराग्लाइडिंग करने के बाद उसने हमको थैंक यू बोला है वहां जाकर, एंड ही इज सो हैप्पी, और वो वीडियो भी बनाया है. So that is a treasure for us. And we have एब्सोल्युटली। uploaded it on Instagram also, and all our social media handles. So definitely such एब्सोल्युटली। small things also bring happiness to us in our day-to-day practices. It motivates us to do हम्म। good part. And challenging procedures में से मैंने आपको बताया, scoliosis, correction of spine, all ये सब तो चलता ही रहता है, वो तो technically भी काफी heavy हम्म। रहता है. So both the ways we, you know, we are motivated. मेरे पॉडकास्ट पे एक डॉक्टर आई थी, डॉक्टर नंदिनी गोकुल चंद्रन। अ, वो भी बॉम्बे, डॉक्टर आलोक शर्मा है जो कि वन ऑफ द रिनोन्ड न्यूरो सर्जन है बॉम्बे में, उनके साथ ही काम करती हैं। शी इज़ इनटू रीजनरेटिव मेडिसिन। जो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन हो गए, इनके हो गए, जिनको सेरेब्रल पॉल्सी हुआ है। तो आप लोग सर, मुझे थोड़ा-सा ये पता चला था कि न्यूरो सर्जन्स जो होते हैं और स्पाइन सर्जन जो होते हैं, कई सारे ऐसे केसेस होते हैं, क्योंकि आप लोग दोनों को साथ में मिलके काम करना पड़ता है, राइट? किसी पेशेंट का कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया जहाँ पे स्पाइन की भी सर्जरी होनी है, प्लस उसके जो नर्व्स हैं उनको भी, मतलब वहाँ पे भी कुछ सर्जरी वगैरह होनी है। तो ऐसे साथ में जॉइंट जब कुछ होता है, तो हाउ डू यू कैटर टू दैट सर्जरी? मतलब हू लीड्स इट? हाउ डू यू डू इट? सो वेरी गुड क्वेश्चन यार. एक बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया आपने. एंड ऑर्थोस्पाइन और न्यूरोस्पाइन ऐसे दो हुँ। कैटेगरी के सर्जन होते हैं. जो सर्जरी जिसमें ब्रेन से जो कॉर्ड निकलता है अपना स्पाइनल कॉर्ड, वो हुँ, क्योंकि हुँ, न्यूरो हुँ। सर्जन आर ब्रेन, मोर ऑफ द ब्रेन सर्जन. राइट। तो ब्रेन के उधर से स्पाइनल कॉर्ड निकलता है. अगर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, ट्यूमर वगैरह है, सो उसमें हमको न्यूरो सर्जन की एक्सपर्टीज लगती है. बहुत रेयर ओके। केस में होता है, वैसे बहुत कम केसेस होते हैं, बट लगती है. 1 or 2% ऑफ द टाइम्स हमको लगता है कि वो जो कॉर्ड में निकाल के ये लेना है, या हुँ, कुछ हुँ। ऐसा चैलेंजिंग काम है जिसमें न्यूरो सर्जन होना चाहिए. डेफिनेटली वी टेक देयर हेल्प, बिकॉज आई टोल्ड यू प्रायर ऑल्सो, सर्जिकल एरर्स कम करने के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का होना बहुत जरूरी है. यू कैन नॉट हैव, हम लोगों ने स्पिरिचुअलिटी की भी बात किया, हम ये नहीं सोच सकते कि सब कुछ हम ही करेंगे, या मे बी आवर ईगो इज या। दैट. We should have a multidisciplinary approach wherever required, and we have neurosurgeons in our team. हमारे पास 3 न्यूरोसर्जन है जिससे हम एसोसिएटेड है. वो हमारे साथ फुल टाइम नहीं है, बट जब भी रिक्वायर होता है, दे ओके। कम फॉर आवर केसेस, एंड देन वी ऑपरेट दोज केसेस मिल के साथ में. पेशेंट को तो पता भी नहीं होता, वो हमको बोलते हैं कि सर आप ही करो, आप ही करो, बट यू हुँ, हैव हुँ, टू हुँ। बी, पेशेंट को नहीं पता है, उसको कोई जानकारी राइट। नहीं है, बट यू आर द वन हु नोज, सो यू हैव टू इन्फॉर्म द पेशेंट कि नहीं, इस केस में ये डॉक्टर की भी एक्सपर्टीज लगने वाली है. सो अगर लगेगी नहीं लगेगी वो अलग बात है, पर वो भी हमारे सर्जरी में रहेंगे ताकि आपका सर्जरी और भी बेटर हो सके, या कोई सर्जिकल एरर्स कम हो सके, या कोई हमारा कॉम्प्लिकेशन ना हो, या मे बी बैकअप, जैसे आप बोल रहे थे कि हुँ, हुँ, कुछ हुँ। चीजें हम लोग दूसरी तरीके से करना चाहे तो उनकी जरूरत पड़ेगी. So this is how a multidisciplinary and a team approach should be. That is how we are. अभी हम लोग यही तो लोगों से बात कर रहे हैं. आप जान नहीं रहे होंगे. What we do is awareness of spine. Spine की तो awareness कर ही रहे, पर team approach की भी राइट। awareness कर रहे हैं, क्योंकि हम as one spine are one of the first group of individuals who have started this surgical group. आप अगर देखोगे पूरे मुंबई में, इंडिया में, महाराष्ट्र में, कहीं पे भी सर्जिकल हुँ, हुँ। ग्रुप नहीं है एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में. ठीक है, अनऑर्गेनाइज बहुत सारे हैं, मतलब ग्रुप बना लिया, काम कर लिया, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं है. सो वी आर ट्राइंग टू टेल पीपल इंपॉर्टेंस ऑफ टीम एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच. जैसे फिजियोज भी है, पहले अलग से काम करते थे, ऑर्थोस कहीं अलग काम कर रहा है, हाँ, ऑर्थो हाँ। फिजियो के पास जाओ, वो सब नहीं करके हम अब फिजियोज को भी हमारे साथ लेके चल रहे हैं, न्यूरो सर्जन को हमारे साथ लेके चल रहे हैं, सो दैट patient gets benefited by all the expertise. That is what is called multidisciplinary approach, and that is what is going to get change in spinal healthcare. ओके।
सर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट मेरे 2 आखिरी सवाल हैं आपसे। एक तो जैसे हम पहले आपने बोला था कि बहुत लोग कायरोप्रैक्टर्स बहुत हो गए हैं, कायरोप्रैक्टिक भी बोलते हैं कि हम बेस्ट हैं। तो क्या एज़ स्पाइन सर्जन आप सजेस्ट करते हैं बैक के किसी इश्यू के लिए कायरोप्रैक्टर के पास जाना? सो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है आजकल। हुँ, एंड बहुत से लोग ऑफेंस ले लेते हैं जब हम लोग कहते हैं कि हुँ, आप कायरोप्रैक्टिस से दूर रहिए वगैरह वगैरह। जब भी मेरे को ऐसे सवाल पूछा जाता है तो आई टेल देम दैट यूएस वगैरह में कायरोप्रैक्टिस आजकल चल रही है। जैसे हमारे कायरोप्रैक्टिक के कोर्स है वगैरह वगैरह। राइट। आज इंडिया में जो कायरोप्रैक्टिस चल रही है, मोस्ट हुँ, ऑफ देम आर नॉट ट्रेन्ड इनफ टू बिकम अ कायरोप्रैक्टिस। समझ रहे हो? कहीं पे कोर्स कर लिया, कहीं पे सीख लिया, हुँ, कहीं पे हुँ, देख लिया, इज नॉट कायरोप्रैक्टिस। दैट इज फर्स्ट। सेकेंड, कायरोप्रैक्टिस इज नॉट फॉर लॉन्ग टर्म करेक्शन। मतलब अगर आप बोल रहे हो कि स्लिप डिस्क ठीक हो जाएगा, स्कोलियोसिस ठीक हो हुँ, जाएगा, देन दैट इज कंप्लीटली फॉल्स। ऐसा नहीं है। देर आर ओनली, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने जिम किया, सब कुछ किया एंड यू डू अ मसाज, आपको क्या लगेगा? आपको एकदम रिलैक्स फील होगा उस दिन के लिए, उस राइट। पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप मसाज करिए जब आपको उसकी जरूरत है। मान लो आपको बहुत पेन है, आपका पैर में दर्द जा रहा है, आपको sciatica है और आप मसाज करा रहे हो हुँ, उधर। हुँ, Is it valid? No, it is not valid. So chiropractic is also sudden jerks राइट। और sudden movements और sudden जो वो इंटेंसिटी से जो thrust है is not good for हुँ, हुँ, joint or nerves or anything in spine. We don't recommend that unless and until it is done for temporary relief or in a normal individual where a person is trained to and a chiropractor. Ideally, ओके, ओके, basically देखा जाए तो we don't recommend right now in India, तो not recommended to do any kind of chiropractic for spinal manipulation or spinal treatments. ओके। सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि बहुत से मिथ्स फैलते हैं, बहुत से फ़ॉल्स नैरेटिव्स आते हैं मार्केट में रिगार्डिंग मतलब सिर्फ़ स्पाइन के लिए नहीं बोलूँगा, एवरी सिंगल बीमारी के लिए बहुत से अल्टरनेट चीज़ें आ जाती हैं, बहुत झूठी अफ़वाहें भी फैलाई जाती हैं। सो अराउंड स्पाइन एंड नेक इंजरी ऐसे कुछ मिथ्स हैं जो मार्केट में हैं एंड जो जिनसे लोगों को बचना चाहिए? बहुत सारी है ना, जैसे आपको तो पता ही होगा, आपने मेरे से पॉडकास्ट करने से पहले ही एक या अंदाजा लगा लिया होगा कि पता नहीं है क्या करते हैं, क्या क्या डिलेमास है इनके। बट आई विल टेल यू, एक एग्जांपल बताता हूँ मैं एकदम इंटरेस्टिंग। जैसे हुँ, पेशेंट आता हुँ, है मेरे पास, तो मुझे कहता है कि सर्जरी लगेगा। अच्छा, ओके। सब होने के बाद वो मुझे बोलता है, बट बहुत से लोग बोलते हैं सर जी कि सर्जरी स्पाइन की तो आपको बेड रिडन कर देगी। मैंने फिर हम उनको स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं, हुँ। आपको किसने बोला? नहीं, लोग कहते हैं। मैंने बोला आपको किस लोगों ने कहा? तो सुना है। मैंने बोला आपने कहाँ सुना है? सो उसका कोई आंसर उनके पास नहीं रहता। हाँ, कोई-कोई लोग बोलते हैं, हाँ, मेरे बाजू वाली मेरे को बोली। तो मैंने कहा, क्या आपकी बाजू वाली एक डॉक्टर है? नहीं। क्या आपकी बाजू वाली एक हेल्थ केयर एडवाइज़र है? नहीं। क्या आपके बाजू वाली का कोई हेल्थ केयर में नॉलेज है? नहीं। तो आप ऐसे लोगों की कैसे सुन सकते हो? और अगर मैं एज़ अ सर्जन, एज़ अ डॉक्टर जिसका इतने साल में हमारा एक्सपीरियंस है, उन वो आपको कह रहे हैं कि आपके स्पेसिफिक कंडीशन के लिए ये सर्जरी आपके करने से आपको बेनिफिट मिलने राइट। वाला है, देन यू शुड ट्रस्ट मी। दैट इज़ वन। सेकंड इज़ आई टेल देम, बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ। काफ़ी हुँ, सारे हुँ, लोग कोरोना में अंदर से बाहर भी नहीं गए, हॉस्पिटल भी नहीं गए, जस्ट बिकॉज़ उनके बाजू वाले या टीवी पे या उनके रिलेटिव ने उनको बोला कि अगर हॉस्पिटल जाओगे तो आपका कई सारे लोगों को तो ट्रीटमेंट भी नसीब नहीं हुआ, बेचारे वो घर पे ही उनका वो चले गए। दिस इज़ द सिनेरियो व्हिच यू हैव टू लर्न फ्रॉम। क्या आप वो कैटेगरी में आते हो? देन दे अंडरस्टैंड, बट यू नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट वे। सो मिथ्स, लोगों का कहना, ये सब सब सही है। बट आप जैसे मैं एक स्पाइन का डॉक्टर हूँ, मान लो कि आपने मेरे से सुना, आप एक हुँ, हुँ, नॉलेजेबल स्पाइन रिलेटेड फील्ड के कोई भी मान लो फिजियो या इनको ये सेम चीज पूछो कि ऐसे-ऐसे डॉक्टर ने बोला ये कंडीशन है, ये होगा, ये वो। दे विल गाइड यू। हाँ, वो बोलेंगे कि हाँ, बराबर बोल रहे हो, ऐसा हो सकता है। आप अगर आपके बाजू वाले को या आपके रिलेटिव को पूछोगे, जो कि 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर कहीं और बैठा है, जिन्होंने कभी स्पाइन के बारे में नॉलेज ही नहीं है, सो उनसे आप कैसे सलाह या उसका रिकमेंडेशन ले सकते हो?
ओके। और किस तरह के अफ़वाहें हैं स्पाइन के स्पाइन सर्जरी या में पेन को सबसे लेके? बहुत से मिथ से सबसे कॉमन मिथ बता रहा हूँ कि बैक पेन होने पे बेड रेस्ट। बहुत से लोग ओके। पहले नॉर्मल डॉक्टर जो होते हैं आजू-बाजू हाँ, में हाँ, चले हाँ। जाते हैं, जैसे कोई पेशेंट है, अगर बैक पेन हो गया आपको तो आप क्या करोगे? आपके कोई बाजू वाले डॉक्टर के पास चले जाओगे। बेड रेस्ट कराते हैं। बेड रेस्ट डज़ नॉट हील बैक मतलब हेल्प विद बैक पेन। हुँ, वो हुँ। और स्टिफ बना देगा और उसको ये करेगा। एक्यूट सिम्पटम मतलब स्पैज़म होता है ना, जो मोच आना वगैरह, उसमें राइट। रेस्ट 1-2 दिन का चल सकता है। और उसके अलावा बेड रेस्ट इन बैक पेन इज़ अ वेरी बिग मिथ। वो मिथ आपको हटाना चाहिए। सेकंड, दैट स्पाइन सर्जरीज की वजह से पैरालिसिस होता है या स्पाइन सर्जरी की वजह से लकवा मार जाता है या बेड रिडन हुँ, हो जाते हैं, हुँ। दैट इज कंप्लीट मिथ। अगर ऐसे 1 या 2% के सर्जरीज है जिसमें लकवा मारने के या पैरों में कमजोरी आने के चांसेस हुँ। है भी, तो आपके डॉक्टर आपको उसको पहले ही एक्सप्लेन करके काउंसिल करके आपका कंसेंट ले लें। अगर वो ओके। आपको ये सब चीजें नहीं बोल रहे, इसका ये मतलब है हुँ, कि वो हुँ। उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। कोई डॉक्टर क्यों नहीं एक्सप्लेन करेगा? कोई डॉक्टर क्यों उसके बाद राइट। चाहेगा कि उन पे वो सब चीज़ें आए? वो जो भी है सब वो कंसेंट लेके पहले ही काउंसल करके करेगा। तो आई कीप टेलिंग देम कि आपको अगर होता है ऐसा, वो सर्जरी के दिन मुझे पूछता है कि अरे इनको तो चल पाएँगे ना? मैंने कहा ये सब अगर नहीं पाते चल, तो मैं आपको पहले ही काउंसल कर देता, आपका कंसेंट हुँ। लेता। व्हाई डू वी वेट फॉर दैट? So that is the biggest myth which we are trying to. एंड थर्ड मिथ, आजकल मैं बहुत ज्यादा इंटरनेट पे भी वीडियोस बना रहा हूँ और काफी इंस्टाग्राम पे भी वीडियो बना रहा हूँ, दैट प्लीज वेन एवर यू हैव बैक पेन, बिकॉज आई एम अ स्पाइन डॉक्टर, आई विल ओनली स्पीक अबाउट बैक पेन। इफ यू हैव बैक पेन, नेक पेन और स्पाइन रिलेटेड एनी प्रॉब्लम, प्लीज गो टू अ डॉक्टर हु हैज अ वैलिड डिग्री। सबसे पहले राइट। आप कोई भी डॉक्टर या कोई भी डॉक्टर लिख दिया या कह दिया या कोई कोर्स कर दिया से डॉक्टर नहीं बनता। यू नीड टू चेक कि उनका डिग्री क्या है, उनकी पढ़ाई क्या है, उनकी वैलिडेशन क्या है। अगर वो स्पाइन में पढ़ाई किए हुए हैं, उनके पास सर्टिफाइड, जैसे इंडिया में बोर्ड हुँ, सर्टिफाइड डिग्री है, तो आप उनसे सलाह लीजिए। और अगर मान लो कि आपको बहुत अर्ज हो रही है कि मुझे कुछ कायरोप्रैक्टिस या मेरे बाजू में कुछ तो थेरेपी कर रहे हैं, वो मुझे करनी है, तो आप हुँ, हुँ। जाइए, एक स्पाइन सर्जन, स्पाइन डॉक्टर, स्पाइन सर्जन, न्यूरोसर्जन, फिजियोथेरेपी, ऑर्थोपेडिक से मिलिए। आप उनको पूछिए कि ये ऐसा-ऐसा है, क्या मैं कर सकता हूँ? वो आपको अगर बोले आप करिए तो ही करिएगा, वरना मत करिए। क्योंकि ओके। उसके डाउनसाइड या नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं। कोई-कोई नॉर्मल लोग विदाउट स्लिप डिस्क ओनली बैक पेन के कायरोप्रैक्टिस या कोई भी ऐसे अल्टरनेटिव थेरेपी या जिनका कोई एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं है, उनके पास जाते हैं हुँ। और कुछ तो कराते हैं और उनका एग्रीवेट हो जाता है प्रॉब्लम, एंड देन वी हैव टू डील विद इट, व्हिच इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट। जहाँ पे हमको लगता है कि हम इसको पहले बहुत इज़िली ट्रीट कर सकते थे और अभी उसके लिए या कोई मेजर ये लग रहा है। So always believe in scientific methods, science backed हुँ। methods, मतलब जिसका पहले बहुत सालों से चल रहा है और जिसका साइंस है, जिसका एविडेंस है, उसको बोलते हैं एविडेंस बेस्ड। एंड स्टे अवे फ्रॉम नॉन साइंटिफिक एंड क्विक रिलीफ। क्विक मतलब आज आपको किसी ने बोल दिया कि मैं ये कर रहा हूँ ना, राइट। आप ठीक हो जाओगे, राइट। प्लीज मत जाइए। कोई डॉक्टर भी अगर आपको बोल रहा है कि मैं आपको ये कर रहा हूँ, आप आज ही ठीक हो जाएंगे, सो हुँ। डोंट फॉल प्रे टू सच थिंग्स। डॉक्टर राउत, थैंक यू सो मच सर। आपने टाइम दिया, आपने इतने डिटेल में हमसे इतना सब कुछ शेयर किया एंड आई एम ग्रेट कि ये मेडिकल पॉडकास्ट हम करते हैं इसी उम्मीद से कि लोगों में अवेयरनेस फैले। बट एक रिक्वेस्ट हम हमेशा करते हैं अपने मेडिकल पॉडकास्ट में कि आप सिर्फ पॉडकास्ट देख के कुछ अपना डीआईवाई मेथड मत शुरू कर दीजिए प्लीज़। प्लीज़ गो टू अ डॉक्टर, ए सर्टिफाइड डॉक्टर। आपकी जो भी इश्यूज़ आप वहाँ जाके उनसे डिस्कस कीजिए, ना कि आप एक पॉडकास्ट देख के कुछ ऐसा अपने दिमाग में बना के अपना कुछ ट्रीटमेंट शुरू कर लीजिए आप। तो ये हमारा हमेशा रिक्वेस्ट रहता है सारे व्यूअर्स के साथ। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया, सब कुछ बताया हमें, सब कुछ समझाया हमें एंड थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू रोनिक जी, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड थैंक यू सो मच। एंड हमारा जो थॉट है, हमारे जो जो भी चीजें हैं वो ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड थैंक यू फॉर थैंक सो यू सर। मच फॉर हैविंग मी थैंक यू। हियर। थैंक यू सर।